हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेविस सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन होने वाला है ताबड़तोड़, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे रूलर्स जो है ना एक ही जगह पे पढ़ने वाले हैं। आप देखिए कि मैक्सिमम लोग जो है वो औरंगजेब तक रुक जाते हैं, उसके आगे की चीजें नहीं करवाते हैं। आप किसी का पेड कोर्स भी देखेंगे तो वहां भी मैक्सिमम जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन अब एग्जामिनर जो है अपना, जब वो पूछता है क्वेश्चन, अब वो काम की चीजें कौन सी है वो तो एटलीस्ट पढ़ा देनी चाहिए है मुझे लगता है। और वो जितने भी तमाम लेटर मुगल्स हैं ना, उनके बारे में बस जो मेजर मेजर चीजें वो हमें पता होनी चाहिए। साथ में उससे रिलेटेड और बहुत सारे लोग यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, जैसे कि मैं बहुत सारी चीजें सिख एम्पायर की भी साथ में बता दूंगा, सिख गुरुओं की भी साथ में बता दूंगा, है ना, ताकि उसके लिए अलग से अपने को कोई सेशन ना करना पड़े। फिर जो बंगाल सल्तनत है उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें आज ही के सेशन में डिस्कस हो जाएंगी। हैदराबाद वालों के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उनके बारे में भी आज की क्लास में ही डिस्कस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये क्लास तो एक है, नाम एक दिया है लेटर मुगल, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें एक्चुअली में ऐड ऑन है। तो वो मेरे को कुछ ना कुछ नाम देना था, अब 10 नाम लिखूंगा तो वो नहीं पॉसिबल होता। तो जो भी बच्चा इस क्लास को मिस करने की सोच रहा है वो अपना नुकसान करेगा। सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैं पूरी का पूरा सेशन लेने वाला था, ये केवल और केवल मैं प्राइवेट में लेने वाला था अपने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा था। लेकिन ये मैंने सोचा कि देखो, औरंगजेब तक मैंने मैक्सिमम पढ़ा दिया था तो वो मेजर मेजर चीजें कवर्ड थी उसके अंदर। लेकिन मैंने सोचा कि इसको सिर्फ और सिर्फ लाइव यूट्यूब पे भी चलने देते हैं, ताकि कोई यूट्यूब वाला बच्चा है ना वो परेशान ना हो। इसको मैं कल भी ले सकता था इस सेशन को, लेकिन कल मैंने क्या किया, कंपाइलेशन डाल दी थी पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की कह रहा हूं, मुगल एम्पायर की। ठीक है, तो ये सेशन जो है मैं आज इसीलिए ले रहा हूं संडे के दिन, ताकि कोई भी बच्चा ये ना बोले कि जी मैं तो बाहर जॉब करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। बच्चे ना परेशान हो जाते हैं अक्सर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये सेशन आज के ही दिन लिया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा ना एक्सक्यूज तो दे ही ना पाए। तो अगर एक्सक्यूज देंगे तो उसके लिए तो भैया फिर आप पेड कोर्स लीजिए और उसका करिए, पढ़िए, है ना, उसका कोई और इलाज है नहीं है। तो आज का सेशन जो है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये रंगीला राजाओं की बातें चलेंगी आज, अलग अलग मौज मस्तियां वाली बातें चलेंगी। आपको पता ही है ना कि आगे वाले मुगल कैसे थे, तो वो अलग ही मौज का माहौल रहेगा, है ना। तो जितने भी लोगों, फटाफट से लाइव आ जाओ और सबको शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि ये फिर लाइव रहेगी, उसके बाद हट जाएगी, तुरंत साथ की साथ ही हट जाएगी, है ना, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगी। तो जितने भी लोगों, एक तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो तुरंत से, ताकि सब लोगों का भला हो जाए। और आज के सेशन में मैं कुछ चीजें और भी मेजर मेजर अनाउंस करने वाला हूं। सबसे पहले तो पीडीएफ के भूखे लोगों को मैं बता दूं, है ना, जिनको दौड़ना है बाद में पीडीएफ देखनी है, वो जो करना चाहे करें पीडीएफ के साथ, उससे कुछ खास फायदा नहीं होता सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से, क्योंकि उसके पीछे की जो कहानियां ही नहीं पता तो पीडीएफ को क्या घंटा करोगे। इससे अच्छा कि कहानियों को याद करके फिर पीडीएफ को पढ़ो। तो आप फ्री कोर्स में चले जाना, एसएससी सीजीएल पे क्लिक कर लेना। और ये जो है हनुमान सीरीज है हमारी, भगवान राम का नाम लेके हम जो जीके का रामबाण रखते हैं वो पेड कोर्स रखते हैं, और जो हनुमान सीरीज रहती है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली यूट्यूब पे रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये अपना पेड कोर्स है, रिपब्लिक या बसंत कोड यूज करेंगे या राम कोड यूज करेंगे, कोई भी एक कोड यूज करेंगे तो जिस भी कोड से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा होगा वो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ये वाली वीडियो भी इसके अंदर डाल दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक मेरे को मेजर चीज और बतानी है आप लोगों को, वो ये बतानी है कि बहुत सारे बच्चे जो है परेशान घूम रहे थे। जैसे एंशिएंट के अंदर मैंने बहुत सारी मैराथन्स ली थी, आप याद कीजिए, और वो कह रहे थे कि हमें जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल करवा दीजिए। तो मैं यहाँ पे हमारा जो एक नया चैनल है उसको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जितने भी लोग हो एक बार फटाफट से लाइव आ जाओ। हाँ, एंशिएंट का भी डालेंगे, बिल्कुल निचोड़ डाल दूंगा मैं पूरा का पूरा। एक नया चैनल हमारा इंट्रोड्यूस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहली बार मैं इसके बारे में जो है खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 घंटे का कंटेंट हमने इस चैनल पे डाल दिया है। अब मुझे लगता है कि ये सही वक्त है इस चैनल के बारे में बताने का। आज तक मैंने कभी भी बताया नहीं था। लगभग 100 घंटे का जब कंटेंट डला इस चैनल पे, है ना, तो वो तब मैंने सोचा कि अब जो है मैं बच्चों को बता सकता हूँ कि हाँ, हमने एक और नया चैनल बनाया है, और चैनल का नाम है जीवी कक्षा, है ना, जो हमारी किताब का नाम, जैसे आप किताब के ऊपर भी देखते हैं तो जीवी कक्षा ही लिखा हुआ है, हमारी एप्लीकेशन का नाम भी जीवी कक्षा है। तो यहां पे ये जीवी कक्षा के चैनल जितने भी बच्चे हो ना जो हमारा रेगुलर लाइव देखते हैं, ये उनके लिए है। इसको फॉलो करके रख लो अभी के अभी। उसका कारण भी मैं बता देता हूं कि क्यों फॉलो करके रखना है। वीडियो के बाद जो है ना मैं टेलीग्राम में भी इस चैनल का जो है लिंक दे दूंगा आप लोगों को, तो वहां से भी आप फॉलो कर लेना। कारण मैं बता देता हूं कि क्यों फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग जो लाइव होंगे ना वो मैं सोच रहा हूं कि यहां पे ही लूंगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जैसे ये देखो चोला एम्पायर है, 3 घंटे से ऊपर की जो वीडियो थी हमारी मैराथन थी, मैंने कंपाइल करके यहां पे डलवा दी है। और भी अरब अफगान इन्वेजन यहां पे डलवा दिया। मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। 100-150 वीडियो, 200 वीडियो
कम से कम होंगी यहाँ पे, तो बहुत सारा सेशंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे, इसलिए इसको फॉलो करके रखिए। और अपकमिंग जो भी लाइव होगा, जैसे मान लो अगर कोई स्टैटिक का बैच होगा या कुछ होगा, क्योंकि इस वाले चैनल पे ना लोड बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी वीडियोस जो है फ्लश हो रही है, यूट्यूब को ही समझ में नहीं आता कि कौन सी वीडियो को फैलाना है और कौन सी को नहीं, तो इस वजह से कुछ सेशंस मैं यहाँ पे भी लूंगा। ये 2 हमारे मेन चैनल रहेंगे, तो इसको आप फॉलो करके रख लेना, ठीक है दोस्तों। चलो अब जो है मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, आ जाओ फटाफट से लोग। क्या बोले? जिंदा पीर औरंगजेब हैं, जल्दी से मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और 10 बार बोल दिया, ऑलरेडी आपको एक प्रॉपर सेंट्रलाइज नंबर दे दिया, तब भी वहां पे तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। भाई सबका तो सॉल्यूशन कर दिया है, कोई इक्का दुक्का आके यहाँ पे बहसबाजी करे उसका कोई मतलब है नहीं है। मत करो, स्पैम मत करो, आप अननेसेसरी का हट जाओगे यहाँ से और कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। रुको इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं, क्योंकि आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो भाई, इस तरीके से यहाँ पे स्पैम करोगे कुछ नहीं होगा। और आपको जो है ऑलरेडी एक नंबर मैंने दे दिया है जिसके ऊपर आप सेंट्रलाइज नंबर है, आप कल जो है दिन के अंदर, ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से रात को 2 बजे 3 बजे है ना, कि वहां पे जो हमने लड़की बैठा रखी है कि वो काम कर रही है तुम्हारा, और तुम जो है रात को 2-2 3-3 बजे उससे तंग कर रहे हो, कोई नहीं सुनने वाला उस नंबर को रात को 2-3 बजे, है ना। तो दिन में जो है सुबह 11 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आप उस पर कॉल करेंगे, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, जो भी दिक्कत है आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल, चैनल जिसको नहीं मिल रहा है आप वेट करो, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, मैं उस पर इसका लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि नया चैनल है तो अभी लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में, तो वो शायद सर्च करने पे ना आए। तो ये जो हमारा टेलीग्राम है ना, ये वाला जो चैनल है टेलीग्राम का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको फॉलो करके रख लो, यहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अगली जितनी भी वीडियो आएंगी सबके नीचे जीवी कक्षा चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आपको जो है ना आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, नहीं तो बाद में मिस होगी तो फिर आप परेशान होगे, है ना। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, क्योंकि कुछ लाइव वहां पे लूंगा, कुछ यहां लूंगा, तो फिर वो मिक्स में चलेगा सब कुछ, ठीक है दोस्तों। चलो अब देखो कि मैंने मुगल एम्पायर तक, औरंगजेब तक मोटा मोटा आपको पढ़ाया, 1707 के अराउंड तक चीजें हमने समझी है। अब आप देखो कि उस टाइम पे मुगल एम्पायर का मैप देखो कि कितना बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा, वाइड स्प्रेड स्केल पे जो है फैला हुआ था मैप, है ना। और यहीं पे धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो छोटे से मराठा भी पनप रहे हैं, धीरे से छोटा सा देखोगे तो मैसूर किंगडम भी पनप रही है ना। वैसे तो पहले वोडियार डायनेस्टी थी यहाँ पे, लेकिन जब आगे चल के क्या होगा कि वोडियार को हटा के हैदर अली खुद बैठ जाएगा, और हैदर अली का बेटा फिर आगे टीपू सुल्तान आएगा, फिर उसको हटा के अंग्रेज ही बैठ जाएंगे यहाँ पे। कुल मिला के इस तरीके से यहाँ पे बात चलेगी, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ जो है बाद में हैदराबाद जो है यहाँ से अलग होगा, तो इस तरीके से जो है चीजें, बहुत सारी चीजें चलेंगी, तो वो हम आगे देखेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे बंगाल अलग होगा, धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे जो एक संगठित एम्पायर था ना, वो कहीं ना कहीं हमें टूटता नजर आएगा, क्योंकि औरंगजेब आखिरी ही ऐसा शासक है जो पूरे एम्पायर को स्ट्रेदन किए हुए है। और ऑब्वियस ही बात है, वो इतनी अजीबोगरीब सी पॉलिसी लिए हुए है कि लोग मुगल से परेशान है, मुगल के नाम से ही लोग दुखी हो रहे हैं। तो इस वजह से ही वहां से जो है बहुत सारे एम्पायर कार्व आउट होते हुए हमें वहां पे दिखाई देंगे। इसके अलावा आप देखिए कि फिर जब आप 1719 के आसपास में पहुंचेंगे तो कुछ इस तरीके का मैप आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ सिख लोग जहां पे आके अपना जो है अलग अलग मिसल्स बनाना शुरू कर देंगे, फिर यहां पे मुगल एम्पायर छोटा हो गया। इधर जो है बंगाल वाले वो अपना बंगाल अलग से कर लेंगे। मैंने बताया ना, बंगाल वाले तो हमेशा ऐसे ही करते थे, वो किसी के अंडर नहीं रह रहे हैं भाई, जैसे उनको मौका लगता है वो अपने आप को अलग कर लेते थे कि भैया हम इसके अंडर क्यों रहे, तो वो अपना मौका देख के खिसक लेंगे साइड में कि भैया हम तो तुम्हें ना देंगे टैक्स, क्योंकि जब यहां पे वीक रूलर बैठेगा तो क्यों दिया जाएगा उसको टैक्स, कोई मतलब नहीं बैठेगा। फिर ऐसे ही आप देखिए कि इधर मराठा जो है पूरा का पूरा एक्सपेंशन करेंगे, और देखो कि जो कोस्टल एरियाज जितने भी है या पोर्ट्स वगैरह हैं वो अपने अंडर करने की कोशिश करेंगे, और नीचे मैसूर अलग हो रहा है, फिर कर्नाटक अलग हो रहा है। इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पे नीचे हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली पहले जो है विजयनगर एम्पायर नीचे चल रहा था, बहामनी चल रहा था, धीरे धीरे वो कहीं कोलैप्स होते नजर आएंगे, और यहाँ पे नए एम्पायर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि नीचे भी जो है हिंदू एम्पायर्स का लगभग मलियामेट हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो पूरा देश की स्थिति ही अलग पैदा हो रही है यहाँ पे। वही मैं बोलता हूँ, आज जैसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कल को भी जो है, एक मिनट एक लाइट, कल को भी चीजें जो है ऐसे ही चलेंगी, है ना। कल को हो सकता है कि चीजें और बदल जाए, है ना। तो आज मान लो कि हिस्ट्री हम ऐसी पढ़ रहे हैं, क्या पता कि 20-50 साल बाद हम जो है चीजें ही बदल जाए, यहाँ पे पूरी टेरिटरी ही बदल जाए, क्या पता हम चाइना को कैप्चर कर ले, है ना, पाकिस्तान को कैप्चर कर ले, या उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कल को, है ना, कि टेरिटरीज तो भैया बदलती रहती हैं। तो इस तरीके से जो है चीजें चलेंगी। फिर आप देखिए कि 1748 का जब समय आएगा तो आप देखिए कि इस तरफ जो है दुरानी एम्पायर, जो अब्दाली की मैं बात करता हूं, है ना, दुरानी एम्पायर का कौन हेड बनेगा यहाँ पे, अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी कह लो या अहमद शाह अब्दाली कह लो। और वो जो है यहाँ पे भारत के अंदर बहुत रेड्स करेगा, और उसके ऐसी की तैसी फेरते रहेंगे बीच में सिख लोग जो है, क्योंकि यहाँ पे मुगल्स तो इतने वीक होंगे
ये वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, इनके पल्ले ही कुछ नहीं बचेगा, आप ये समझ लीजिए। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा वो जो है धन लूट लूट के वहां पे जाता है, और बीच रास्ते में जो है सिख उससे बार बार हम देखते हैं कि खोजते रहते हैं धन, उसको बहुत परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करके रखते हैं, है ना। तो ये एक हमें हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर जहां पे मुगल छोटे हो गए तो मराठा धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड किए हुए हैं। इधर फिर आप देखिए कि औध का जो है नवाब है वो बैठ जाएगा गद्दी पे। तो ऐसे करके आप देखो अलग अलग एम्पायर्स जो है कार्व आउट होते दिख रहे हैं। फिर हैदराबाद के आसपास के एरिया में देखोगे तो निजाम का रूल हो जाएगा, निजाम डोमिनियन, जिसको आप हैदराबाद बोल देते हो। तो और इस तरीके से 1754 में फिर कुछ ऐसा मैप आपको जो है फाइनली दिखाई देता है जो आप देख रहे हैं ना। तो इन्हीं के बारे में तो हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग के बारे में। अब देखो कि मैं वापस से आपको लेकर चलता हूं। अभी जो है फालतू के स्पैम मत करो। क्या बोल रहे हैं ऋतिक, कौन है ये बाबा धाम? रुको इसको मैं पहले करूं। अननेसेसरी की चीजें है ना, मतलब थोड़ा सा तो तमीज रखो लड़कियों के लिए यार, मत करो यार। क्या बोलूं मैं इनको, अजीब लोग हैं। चलो तो ये लाइव रहेगी, जितने भी लोग हो भाई शेयर कर देना एक बारी वीडियो को। चलो इधर देखो, अब अगला जो है आप देखिए कि जब औरंगजेब लुढ़कता है तो उसके बहुत सारे सक्सेसर खड़े हो जाएंगे, है ना, उसके बच्चे जो है आपस में लड़ेंगे, यही तो होता है। उन्हीं के बारे में आगे बात करूंगा। तो उनमें से जो है एक व्यक्ति जो है जिसका नाम आप बहादुर शाह के तौर पर लेते हैं, या मुअज्जम जिसको बोलते हैं, मुअज्जम भी इसी का नाम है, बहादुर शाह भी इसी का नाम है। औरंगजेब जब 1707 में लुढ़केगा तो उसके बाद जो है मुअज्जम या फिर बहादुर शाह जो है वो गद्दी पे यहाँ पे बैठता है। और अगर मैं बोलूंगा तो कि कौन है ये, तो 8th मुगल रूलर, आप इसको एक तरह से 8th मुगल एम्परर जो है कह सकते हैं। और अगर इसकी मम्मी का नाम कोई पूछ लेगा तो आप बोलेंगे नवाब बाई है इसकी मम्मी का नाम, है ना। औरंगजेब की ही बीबी है नवाब बाई, उसका बेटा है, और तीसरा सन है उसका औरंगजेब का, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा आप देखिए कि ये आदमी जो है ना, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के टाइम में यूं ही था, है ना। औरंगजेब के टाइम पे इसको जो है काबुल का गवर्नर बना रखा था। और आप सोचो कि काबुल वाली साइड में जो बैठा है, सोचो कितने बड़े बड़े लड़ाके उस तरफ हैं, तो उसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी उस टाइम पे, ये आप समझ सकते हो। ठीक है। तो 1696 से 1707 के बीच में जब औरंगजेब जिंदा भी था तो उसने इसको जो है गवर्नर कहां का बना रखा था, काबुल का और लाहौर का गवर्नर इसको बना रखा था। और ऑब्वियस ही बात है कि औरंगजेब के जितने बच्चे होंगे वो अपने एम्पायर को कैसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा, पूरे एम्पायर को जो है अलग अलग भागों में अपने बच्चों के बीच में बांटेगा, और जैसे ही वो खुद लड़केगा तो उसके बाद वो बच्चे आपस में लड़ाई करेंगे। अब क्योंकि सेंट्रल पावर किसी को बनना है, मेन राजा किसी को बनना है, तो आपस में लड़ना भिड़ना पड़ेगा। ऐसे ही करके आपस में लड़ मर जाते थे, है ना। और जो जीत जाता था वो गद्दी पे बैठ जाता था, फिर वो नए बच्चे पैदा करता था, फिर वो नए बच्चों को बड़ा करता था, फिर उनके बीच में एम्पायर को बांटता था, फिर वो लड़ते थे, फिर वो मर जाते थे, फिर नए बच्चे पैदा होते थे, ऐसे करके। और जिसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे फिर यहाँ पे जो है कोई और बाहर वाला कमांडर वगैरह आके उनको हटका देता था जो वीक रूलर थे, और खुद बैठ जाता था, नई डायनेस्टी की शुरुआत कर लेता था। यही इनका सिस्टम चलता रहता था, बस सीधी सीधी बात अगर मैं आसान भाषा में बोलूं। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसके बारे में देखते हैं। अब आप देखिए कि जब औरंगजेब मरता है, 1707 की बात है ना, तो इसके जो बच्चे हैं अलग अलग औरंगजेब के, मैंने बोला ना, है ना। तो जो काबुल का एरिया है, काबुल के एरिया में किसको बिठा रहा है, मुअज्जम को। मुअज्जम को पहले ही दिया हुआ गवर्नर बना रखा है वहां पे काबुल का। और काबुल की साइड पे आप देखिए कि इस तरफ तो लड़ाके ही बहुत तगड़े तगड़े हैं, है ना। वो तो पूरा का पूरा सिस्टम ही वहां पे कब से यही चल रहा है ना, हट्टे कट्टे लोग हैं। तो यानी मुअज्जम के पास यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी अच्छी पावर देखने को मिलेगी। फिर इस तरफ जब गुजरात के एरिया की तरफ देखता हूं तो यहाँ पे जो बिठा रखा है, कामबख्श को बिठा रखा है कहाँ पे, गुजरात में। और इस तरफ नीचे की तरफ अगर मैं दक्कन के बारे में बात करता हूं, दक्कन प्लेट्यू के बारे में, तो यहां आजम शाह को बिठा रखा है। अब देखो कि 3 लोग हैं और तीनों जो है आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ये तीनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, है ना। और देखो कि सोचो, ये भी दिल्ली की तरफ भाग रहा है, ये भी औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली की तरफ भाग रहा है, और ये भी भाग रहा है। लगभग देखा जाए तो ये थोड़ा सा इसके चांसेस जल्दी लग रहे हैं पहुंचने के, है ना। क्योंकि आप देखो कि काबुल और लाहौर इसी के अंडर है, और ये कोई ज्यादा दूर नहीं है लाहौर दिल्ली, तो है ना। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि रेस लग रही है इस वक्त, है ना। दे दनादन दौड़ रहे हैं कि भैया जल्दी से जाके दिल्ली के तख्त पे बैठे, है ना। और जो कोई आएगा, फिर जो पहले बैठ गया है ना, वही वाली बात है। और उसके बाद तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा उसको फतेह करना, क्योंकि जिसके पास किला है वहां पे उसके साथ लड़ाई कितनी मुश्किल होगी, है ना। उसने तो पूरा गढ़ ही बना लिया, सोचो। तो अगेन जो बाहरी व्यक्ति गेट के बाहर खड़ा है वो कैसे लड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, है ना। तो ये जो है इसको इस चीज का बेनिफिट जरूर मिलता है, और ये जो है दिल्ली के तख्त पे आके बैठ जाता है। और साथ में इसको जो है रास्ते में, क्योंकि ये पंजाब से होता तो आ रहे हैं, तो रास्ते में आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जो है इसी के कंटेम्परेरी हैं, उनसे भी ब्लेसिंग्स लेता आ रहा है। क्योंकि ये जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रूलर हमें देखने को मिलेगा, ये ज्यादा पंगे नहीं लेगा, सब लोगों को एक तरह से अपने साथ लेके चलने की ही कोशिश करेगा। ये किसी को भी अपना बैरी या दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये गुरु गोविंद सिंह को जो है एक पैगंबर के तौर पे ट्रीट करते हैं, और उनसे जो है आशीर्वाद लेते हैं, और साथ में उनको बोलते हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए। तो उसमें जो है 300 सिख जो है गुरु गोविंद सिंह एज ए, मतलब वो समझ लो कि एक
हेल्प के तौर पे, है ना, अदरवाइज तो उसके पास तो लाखों की सेना पड़ी है ना, तो वो एक जस्ट ए गुड जेस्चर है ना, तो 300 सिख जो है उसके साथ भेज देते हैं कि ये जो है हमारी तरफ से एक छोटी सी सपोर्ट है। तो अल्टीमेटली तो उसके बाद पहले ही सब कुछ था, बेसिकली तो मेन सपोर्ट होती है पब्लिक की, है ना, तो पंजाब में जो है गुरु गोबिंद सिंह का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, तो बेसिकली पब्लिक जो है बहादुर शाह को सपोर्ट करने लग जाएगी, ठीक है। तो और वैसे भी वो देखो कि वो तो लाहौर में बैठा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि पंजाब के एरिया में तो अपनी होल्ड मजबूत रखनी ही पड़ेगी, उसको हर हाल में रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दिल्ली में आता है और गुरु गोबिंद सिंह को इवन अपने जो है कोर्ट में भी बहुत समय तक वो रखता है, एक मतलब कि मैंने बोला ना एक प्रॉफिट की तरह वो ट्रीट करता है उनको। तो इस तरीके से हम देखते हैं इस चीज को, ठीक है भाई। तो ये सब लुढ़क जाते हैं और जो मुअज्जम है वो जीतता है और वो गद्दी पे बैठता है। अब देखिए कि एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को, 13 जनवरी 1709 को एक बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हैदराबाद। तो अगेन ये जो बैटल है ये दो लड़कों के बीच में है ना, औरंगजेब के दो लड़कों के बीच में होता है। मैंने बोला ना अभी कि लड़ भिड़ रहे हैं आपस में, तो वो बैटल अगर कोई पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं 1709 का बैटल है बहादुर शाह यानी मुअज्जम और कामबख्श के बीच में। तो ये अभी तो मैं बता के आ रहा हूं कि कामबख्श कहां बैठा है, कहां गया रे काम, ये रहा गुजरात वाला, है ना। तो इसके और उसके बीच में चल रहा है बैटल और वहां पे जो है वो फतेह हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो गद्दी पे बैठ जाता है और साथ में कामबख्श के जो ब्लड निकल रहा होता है उससे अपने जख्मों को धोता है ये आदमी, है ना, ताकि एक खौफ क्रिएट हो सके। तो ये हमने देखा है ना। और आगे अगर देखते हैं तो ये मैंने बोला कि उस टाइम पे बहुत सारे, जैसे गुरु गोबिंद सिंह का लगभग का आखिरी का टाइम है ये, अगर आपको मैं बताऊं, है ना। इसके बाद जो है दो अफगान लोग होते हैं जो उनको असैसिनेट कर देते हैं, ये आपको समझना है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह इस टाइम पे साउथ की तरफ गए हुए हैं, मैं आपको बताऊं तो, है ना, दक्कन की तरफ जिसको आप बोल देते हैं, जहां पे आप नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा आज की डेट में देखते हैं, तो हजूर साहिब या नांदेड़ साहिब कह लीजिए। तो वहां पे जो है बंदा बहादुर का भी एक सीन आएगा अभी पिक्चर में, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, है ना, बंदा बहादुर के बारे में भी। बट अल्टीमेटली देखो कि बंदा सिंह बहादुर जो है वो अगेन जो है ये एक हिंदू है, हिंदू राजपूत है ना, गुरु गोबिंद सिंह से एक तरह से प्रेरणा लेके जो है ये एक सिख एम्पायर कार्व आउट करने के लिए चलता है, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कारण है, मैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि बंदा बहादुर का असैसिनेशन जो वो फरक्सियर के टाइम का है, तो मैं आगे चल के बताऊंगा उसके बारे में कि पूरा क्या सीन है वो। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि बहुत सारे राजपूत जो है वो भी मुगल से परेशान है, वो अपने आप को कार्व आउट किए हुए हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई जो है अलग अलग होने की यहाँ पे कोशिश जरूर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मुअज्जम के बारे में अगर मैं मेन बात बोलूं तो ये टॉलरेंट था हिंदूज की तरफ, ज्यादा उनको तसीहे नहीं दे रहा था, जबकि इससे पहले औरंगजेब ने तो भैया बहुत ही दुष्ट हरकतें कर रखी थी, उसने तो नाक में दम सबके करके रखा हुआ था। क्या बोल रहे हैं ये, क्या है यार, मतलब क्या स्पैम करते रहते हैं ये, इसको भी थोड़ी देर के लिए टाइम आउट में डालता हूं। चलो, इसके बाद आप देखिए कि इसने वैसे तो जजिया कभी भी रिमूव नहीं किया है, लेकिन इसने कभी भी उसको स्ट्रिक्टली भी कलेक्ट नहीं किया, कुछ एरियाज में जैसे माफ कर दिया, कुछ में कम कर दिया, ऐसे आप समझ लीजिए, है ना, मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं था कि जजिया नहीं दिया तो उसके पीछे ही पड़ गया, है ना। और दूसरी तरफ आप देखिए कि मराठा लोग जो होते थे वो क्या करते थे, सरदेशमुखी एक चार्ज था, वो टैक्स के रूप में लिया करते थे, दूसरा वो चौथ लिया करते थे, ठीक है, मराठास भी बहुत बड़े बड़े टैक्स लिया करते थे। तो इसने जो है उनको परमिशन दे दी कि ठीक है भाई साहब, आपके साथ हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये टैक्सेस आप रख लिया करो, है ना। तो इसने जो है ग्रांट किया मराठास को सरदेशमुखी, दक्कन का, सिर्फ दक्कन के एरिया का सरदेशमुखी, लेकिन चौथ नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा, 1/4 टैक्स ले लिया करते थे, जैसे किसी की जमीन है तो पूरा का पूरा उसको जो रेवेन्यू आया उसका 1/4 ये ले लिया करते थे, ऐसे करके, तो वो नहीं दिया, सरदेशमुखी वाला दे दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि ये आदमी क्योंकि उतना ज्यादा अपने कंट्रोल में नहीं लिए हुए था चीजों को, बहुत ज्यादा सॉफ्ट चल रहा था। अब वही चीज है कि जो बादशाह बनना है वो ब्लड शेड का गेम है, वो इतना सॉफ्टनेस वाला गेम नहीं है। यहां पे डंडे का जोर है, जो डंडा चलाएगा वो सबको हड़का के रखेगा, खौफ क्रिएट करके रखेगा, वही बादशाह सक्सेसफुल है। अब जब तक हमने देखा, मैक्सिमम जितने भी लोगों को देखा, तो वो अगर कोई बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस दिखाएगा ना, वो कभी भी अच्छा बादशाह नहीं बन सकता है। हाँ, ये है कि एक बार आपको खौफ दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉफ्टनेस दिखा रहे हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। उससे फिर क्या है कि एक पब्लिक में इंप्रेशन पड़ता है दयालुता का, तो लेकिन ये भाई साहब पहले ही दयालु हो गए, खौफ अभी दिखाया ही नहीं है। तो इस चक्कर में जो है आप देखिए कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं, जैसे कि खफी खान नाम का हिस्टोरियन है, उसने इनको क्या दिया, शाहे बेखबर, है ना, कि जिसको यही नहीं खबर कि उसके दरबार के आसपास जो चीजें चल क्या रही हैं, क्योंकि चीजें इसके कंट्रोल से बाहर है, सीधी सी बात ये है, ठीक है भाई। फिर अगर मैं देखता हूं इसके बारे में तो
इसको अगर दफनाने की बात आती है तो 15 मई है ना 1712 के आसपास की इसकी डेथ होती है। तो इसको मोती मस्जिद में, जो कि पर्ल मॉस्क है ना, महरौली के पास, वहां पे इसको दफना दिया जाता है। और इसी के आसपास आप देखिए कि कुतुबुद्दीन काकी, बख्तियार काकी थे ना जो, है ना, तो उनकी भी दरगाह यहीं के आसपास है, तो वहीं पे इसको भी दफना दिया जाता है। इसके बाद जो इसका बेटा है जहादर शाह, है ना, तो अब ये देखो, अब आएंगे असली करैक्टर तो बाहर यहां से। तो जहादर शाह जो होता है वो यहां पे गद्दी पे बैठ जाता है, जो कि वो बहुत लंबा समय तक नहीं बैठ पाता है, केवल 1 साल ही जो है गद्दी पे बैठता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं मोटे तौर पे आपको बताता हूं कि जो मुअज्जम है, मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह, ये वन है, बहादुर शाह जफर नहीं है। बहादुर शाह जफर तो आखिर में आएगा, वो लास्ट रूलर होगा। तो ये आपको समझना है कि पहला वीक रूलर है बहादुर शाह वन, और आखिरी रूलर है जो वीक रूलर बहादुर शाह जफर है। तो दोनों को आप कंफ्यूज मत कर देना, कई बार रस्सी का इस एंड का और इस एंड का आप जो है जोड़ देते हो, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये वाला रिकॉर्डेड सेशन नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला सेशन रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये सेशन जो है केवल लाइव रहेगा। तो अब मुअज्जम के जो है 2 बेटे हैं, बहादुर शाह के 2 बेटे हैं, एक है जहादर शाह, एक है अजीमुश शान। होते कई बेटे हैं, मेन मैं बता रहा हूं जो गद्दी के लिए लड़ाई करेंगे। तो ये दोनों जो है आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये आपको समझना है। और सक्सेसफुल कौन हो जाएगा, जहादर शाह हो जाएगा यहां पे, और ये गद्दी पे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम चल के देखेंगे तो अजीमुश शान तो गद्दी पे नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन उसका बेटा आगे स्ट्रगल जरूर करेगा गद्दी पे बैठने का, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो जहादर शाह जब गद्दी पे बैठता है, आप देखो कि कोई बहुत बढ़िया रूलर तो ये देखने को नहीं है, और आप देखो कि 1712 से 1713 के बीच में गद्दी पे बैठ रहा है। अच्छा, कोई पूछ ही ले आपको कि अंग्रेजों के यहाँ पे जब इसी टाइम पे आप देखिए कि अंग्रेज भारत के अंदर काफी हद तक जो है स्प्रेड हो रहे हैं, वो दीमक की तरह पैरेलली चल रहे हैं। आपको ये नहीं समझना कि सिर्फ मुगल ही है यहाँ पे, है ना, पैरेलली अंग्रेज जो है अपना पूरा का पूरा वर्चस्व फैलाए जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम आगे चल के इवन देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी वगैरह में, है ना, बंगाल का देखेंगे पूरा का पूरा खेल की, वहां पे तो खेल ही पलट जाएगा पूरा का पूरा। तो वो सब चीजें आगे चल के देखेंगे, लेकिन मुद्दे की बात ये कि अंग्रेज अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस टाइम पे, ये आपको समझना है, क्योंकि ये रूलर वीक है, ये बिल्कुल ही बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हैं। इवन ये तो क्या करता है कि टोल्स माफ कर देता है, भाई टोल्स फ्री कर देता है अंग्रेजों के लिए, है ना। तो आप सोचो कि अगर टोल्स ही फ्री कर देगा तो कितना वियर्ड सी सिचुएशन है कि आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा उस चीज के लिए। तो ये एक इसने बड़ी अजीबोगरीब सी चीज की, इसको कोई वही नहीं था, फिक्र ही नहीं थी, ये भी आराम से मौज मस्ती मार रहा था, और वैसे भी 1 साल के अंदर ही रहा है ये कोई इतना सक्सेसफुल रूलर इसको मैं नहीं मान सकता हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये तो मैंने बता ही दिया कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। हाँ, तो आप देखो कि अजीमुश शान वाज किल्ड ऑन 17 मार्च 1712। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इसी का एक भाई है अजीमुश शान, 17 मार्च 1712 को जो है उसको लुढ़का के ही ये गद्दी पे बैठता है। तो अजीमुश शान तो अब नहीं है पिक्चर में, लेकिन उसके बच्चा जो है वो जरूर स्ट्रगल करेगा, एक पावर स्ट्रगल रहेगा यहाँ पे आगे हमें देखने को मिलेगा। अब जो जहादर शाह है, ये केवल आप देखो कि अलग ही मौज मस्ती का मालिक है ना, बहुत लुत्फ उठाता है यहाँ पे। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये भाई साहब जो है लड़कियों वाली ड्रेसेस पहन के भी कोर्ट के अंदर आ जाया करता था, है ना। तो अलग मौज मस्ती वाला, और मैक्सिमम टाइम इसका इसके हरम में ही बीता करता था। इसको ज्यादा राज सत्ता से कोई लालच नहीं था, केवल मौज मस्ती से, है ना। अलग मदरा पान चल रहा है वहां पे, मुजरा चल रहा है, तो ये अलग मजे में है भाई साहब। और इधर देखो कि पूरा का पूरा भारत जो है वो अलग परेशानियों से जूझ रहा है, और ये मजे मार रहा है यहाँ। अब देखो कि वही चीज है कि एक रकासा होती है, रकासा किसको बोलते हैं उर्दू या अरबी में, आप रकासा किसको बोल देंगे, जो डांसर लड़कियां होती हैं, है ना। तो एक रकासा इसको पसंद आ जाती है जिसका नाम होता है लाल कुंवर। अब देखो कि उसको अपनी रानी बना लेता है उठा के। मैंने बोला ना कि ये अलग शौक, बादशाहों के अलग अलग शौक है भाई, कौन रोक सकता है उनको। तो जिसका जैसा शौक है, ठीक है भाई, ठीक है, मेरे को भेज देना जो भी है, एक बार देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे आपका। तो जैसे जिसके शौक है, और उसको बैठा देता है, अपनी कंसोर्ट बना लेता है ना, क्वीन बना लेता है उसको, ये आपको समझना है। तो यहीं से आपको पता लगता है कि क्या आइटम है ये। अब दरबार में देखो अलग ही लेवल की चीजें चल रही हैं, तो क्या कर सकते हैं उस चीज का। इसके बाद देखो एक चीज ये और करता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है इजारा। इजारा क्या होता है, रेवेन्यू फार्मिंग, ये आप ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले इजारा किसने किया है स्टार्ट, तो इसी ने किया है। फिर बिकेम एम्परर विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये एम्परर किसकी हेल्प से बनता है, तो जुल्फिकार खान की हेल्प से बनता है। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की अपने को जरूरत ही नहीं है, उतना पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं बैठता, और वो पेपर में आएगा भी नहीं। जो कि लेटर बाद में जो है इसका पीएम बन जाता है, आपको ये समझना है, यानी कि इसका एक मेन नोबल बन जाता है, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए इसने ट्राई किया फ्रेंडली रिलेशंस का। मैंने अभी बताया ना कि इससे पहले जितने भी बादशाह औरंगजेब तक के थे, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल रखे हुए थे, परेशानियां क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इसने भी सोचा कि नहीं मैं ज्यादा पंगे नहीं लेता, अगर पंगे लूंगा तो फिर वो लोग चढ़ के आएंगे मेरे ऊपर। तो इसने जो है मराठास और राजपूत के साथ जो है बहुत कोर्डियल रिलेशन रखने की कोशिश की। और साथ में देखो कि जिजिया को
जो जजिया कर लेते थे ना, उसको भी एबॉलिश कर दिया ये भाई ने। साथ में सरदेश मुखी और जो चौथ है, ये दोनों ही जो राइट्स हैं शाहू को दे दिए। शाहू मतलब कि मराठास का जो हेड है, सरदार है, उनको जो है ये राइट्स दे दिए कि आप ही कलेक्ट कर लिया करो। और साथ में आप देखिए कि जो मिर्जा राज सवाई है, ये देखो मिर्जा राज सवाई जो है ये एक टाइटल है जयसिंह ऑफ अंबर को दिया गया है इसके द्वारा, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि जयसिंह ऑफ अंबर जो है, अंबर के जो जयसिंह है ना राजस्थान वाले एरिया में, तो उनको जो है मिर्जा राजा सवाई का टाइटल कौन दे रहा है? तो जहादर शाह दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह, इनके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। ये भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे करेंगे, रोल प्ले करेंगे तख्ता पलटने में, इनके बारे में आगे भी मैं बताऊंगा। लेकिन इनको महाराजा का टाइटल भी यही आदमी दे रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2-3 चीजें इनके बारे में। इसके बाद देखिए कि जो फर्रुखशियर है, इसी का नेफ्यू है, एक तरह से भतीजा है, या फिर मैं कहूं कि अजीमुश शान का ही बेटा है। आप देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ सेकंड सन ऑफ अजीमुश शान जो है फर्रुखशियर। तो ये फर्रुखशियर जो है ना, अब देखो मैंने बोला कि अजीमुश शान तो नहीं बैठ पाया गद्दी पे क्योंकि उसको लुढ़का दिया था जहादर शाह ने, लेकिन अब जो उसका बेटा है ना, तो बेसिकली क्या हुआ, अजीमुश शान और का बेटा फर्रुखशियर और जहादर शाह चाचा भतीजा हो गए, एक तरह से ऐसे समझना है। तो ये एक तरह से बदला भी ले रहा है और साथ में गद्दी पे भी बैठ रहा है। तो अल्टीमेटली जो है उसको लुढ़का देते हैं जहादर शाह को, और साथ में जो है ये गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन उसके लिए हेल्प किसकी लेता है? सैयद ब्रदर्स की लेता है। ये सैयद ब्रदर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इनको किंग मेकर्स भी बोला जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं इनको, क्योंकि कई राजाओं को इन्होंने बनाया और बिगाड़ा, किंग मेकर्स थे ये। लेकिन बाद में देखिए कि मोहम्मद शाह के टाइम में इनकी भी सिट्टी बिट्टी गुम कर दी जाएगी। तो कोई पूछ ले तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एंटरटेनमेंट की कमी है भाई, रुक जाओ। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए या काम की चीजें देख लो, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते रहोगे तो फिर काम की चीजें छूट जाएंगी और पेपर में तुम फिर एंटरटेनमेंट तो आएगा नहीं, है ना। तो आप समझ रहे हो उस चीज के। तो हर रोज एंटरटेनमेंट की बजाय हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में काम भी करना है, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ एंटरटेनमेंट करते रहना है। चलो अब देखो कि बेसिकली ये जो है पपेट है सैयद ब्रदर्स का। एंटरटेनमेंट इसलिए फील नहीं हो रहा कि ये कैरेक्टर्स से आप इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, सीधी बात तो ये है। अगर इन लोगों से इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस्ड हो जाएंगे तो फिर बात ही क्या। अभी कहानियां सुनाऊंगा ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी उसमें एंटरटेनमेंट आएगा आपको असली। चलो, तो पपेट ऑफ सैयद ब्रदर अगर कोई पूछ ले तो फर्रुखशियर है। बेसिकली सैयद ब्रदर इसके थ्रू जो है पूरे तख्त को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सैयद ब्रदर्स में 2 भाई हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। ये 2 भाई हैं, अली ब्रदर मत बोल दे रहे इनको, तो इनको किंग मेकर्स भी बोला जाता है। ये सैयद ब्रदर्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कई राजाओं को बदलेंगे, जब इनको कोई राजा पसंद नहीं आएगा तो उसको हटकाएंगे, दूसरे को ले आएंगे, ऐसा करके इनका चलता रहेगा। और बाद में इनको भी मारा जाएगा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके बाद देखिए कि इस फर्रुखशियर ने क्या किया, रिलीजियस टॉलरेंस की ही पॉलिसी अपनाई और इसने जो है जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को नहीं लगाया अपनी कोर्ट के अंदर। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसी के टाइम का बंदा सिंह बहादुर वाला। अब आ गया है एंटरटेनमेंट जो तुम्हें चाहिए है। तो बंदा बहादुर जो है, इनको असैसिनेट करवाने का काम भी यही कर रहा है। इनके बारे में अब मैं यहां से जो है चीजों को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। वापस से मैं फर्रुखशियर पे आऊंगा। अब तुम्हें जो मजे चाहिए वो मजे देता हूं पहले, ठीक है। रंगीला राजा आगे आएगा, रंगीला राजा अभी नहीं आया, रंगीला राजा आएगा अभी आगे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं टॉपिक को वापस से, है ना, थोड़ा सा बंदा सिंह बहादुर वाली साइड पे लेके जा रहा हूं, ताकि ये वाली चीजें भी मैं अलग से किसी वीडियो में क्लियर करूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बैठता, यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो अलग से पूरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। जिसको देखनी भी होगी ये पूरी वीडियो, तो वो मैंने फिर 5-6 घंटे की पंजाब की हिस्ट्री की एक वीडियो बना रखी है, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए कि ये एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, माधो दास, माधो दास, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि गुरु गोविंद सिंह जो है, आप सोचेंगे कि वो तो पंजाब में थे, और ये जो माधो दास है ये कहां पे, ये दक्कन के एरिया में है ना, महाराष्ट्र वाली साइड में, नंदेड़ वाली साइड पे है। तो अब आप सोचेंगे कि इनका कैसे मिलना हो रहा है। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब गुरु गोविंद सिंह जो है वो पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर है, कहां पे है, अनंतपुर में इनका जो है किला है। तो वहां पे जो है वजीर खान बेसिकली हमला कर रहा है, और वहां पे मुगल्स का, वजीर खान एक गवर्नर है पंजाब का, एक तरह से मुगल्स के ही तौर पे, है ना। तो वो जो है हमला जब करता है, तो ये लगभग आप देखो कि औरंगजेब के एंडिंग के ड्यूरेशन की टाइम की बातें चल रही हैं। तो वो जो है वहां पे परेशानी एक क्रिएट करता है और बहुत सारा जो है वहां पे भिड़ंत होती है। तो अल्टीमेटली जो वो किला है इनको छोड़ना पड़ता है गुरु गोविंद सिंह को, और यहाँ पे जब आगे चल के ना 2 भागों में अपनी पूरी की पूरी सिस्टम को डिवाइड करना पड़ता है। एक में जो इनकी माता जी होती हैं उनके साथ 2 छोटे अपने बच्चे हैं उनको भेज देते हैं, और साथ में गंगू ब्राह्मण को भेज देते हैं ना, ताकि वो सेफ रहें। और दूसरी तरफ जो है बाकी के जो सोल्जर्स हैं इनके साथ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है डिवीजन हो जाता है। अब देखो कि होता क्या है, जो वो गंगू ब्राह्मण होता है ना, तो वो
जब वो इनकी माता जी को और दो छोटे बच्चों को लेके जाता है तो उनके हाथ में कुछ सोने की मोहरें होती हैं। उसके चक्कर में वो क्या करता है, वो आगे जाके वजीर खान को कंप्लेंट कर देता है और इस तरीके से जो है वहां पे अगेन एक स्विच हमें देखने को मिलता है। तो वो जो कंप्लेंट होती है, ये देखो, ये जो है दो छोटे साहिबजादे हैं गुरु गोबिंद सिंह के, तो इनको जो है बहुत सारे लालच वगैरह दिए जाते हैं उस टाइम पे। उनको बोला जाता है कि आपको शहजादियों से शादी करवा देंगे, राजपाट दे देंगे, लेकिन ये जो है अपना धर्म जो है नहीं छोड़ते हैं। बेसिकली इस्लाम में कन्वर्ट करने की सारी चीजें चल रही थी। इस्लाम में कन्वर्ट करने का सीधा सीधा सा मतलब ये होता था कि वो बंदा जो है फिर आगे एक वो नहीं कर पाएगा, लोगों को भड़का नहीं पाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि भड़काना तभी पॉसिबल है जब वो दूसरे धर्म का होगा, यानी उन लोगों को एक अराउज कर देगा, उनके इमोशंस को भड़काना इन द सेंस कि इनके राजपाट को खतरा हो जाता है ना। तो इस्लाम कबूल नहीं करते तो इनको छोटे छोटे 7 और 9 साल के बच्चे होंगे लगभग, है ना, तो इनको जो है दीवार में चिनवा दिया जाता है, जिंदा जी दीवार में चिनवाया गया। ठीक है, तो अब जो है ये सब इंफॉर्मेशन देखो अब इस तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, अब देखो कि गुरु गोबिंद सिंह जो है, मैंने बोला ना, वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो वो जहां पे जा रहे हैं वहां पे हो रहा है बैटल ऑफ चमकौर। यहां पे ये बैटल के बारे में आप कभी भी देखिएगा, 40 तो सिख हैं और बाहर जो है लाखों की सेना है, लाखों की सेना है। तो इनके बीच में जो है बहुत घमासान वाला होता है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, टैक्स वाला टाइम मुगल पीरियड में भी था। टैक्स तो होते ही थे ना भाई, टैक्स तो हर जगह पे ही होते थे। ऐसा थोड़ी है कि मुगल्स कोई टैक्स को छोड़ देते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो टैक्सेस को छोड़ दे। टैक्सेस तो हर राजा लेता था, बिना टैक्सेस के तो कोई सत्ता चल ही नहीं सकती है ना। तो ठीक है, तो अब देखो कि ये एक साइड में ये हो रही है चीज और दूसरी साइड पे ये हो रही है। तो यहाँ पे जो है 40 सिख लड़ते हैं, बैटल ऑफ चमकौर होता है और यहाँ पे जो इनके 2 बड़े बेटे हैं वो यहाँ पे एक तरह से शहीद हो जाते हैं। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह यहां से एस्केप कर पाए जैसे तैसे करके, और फिर वो दक्कन की तरफ, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू या फिर कह लीजिए महाराष्ट्र की साइड पे वो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है एक व्यक्ति है माधोदास, जिससे उनकी भेंट होती है। ये बंदा जो है एक हिंदू राजपूत है, ये आप समझ लीजिए, है ना। और ये डाइवर्टेड है, इससे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करे अभी लाइफ में। बहुत ज्यादा डिटेल में स्टोरी में नहीं जाऊंगा, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं चीजों को। मैंने बोला कि वो 6 घंटे वाली वीडियो देख लेना, पंजाब वाली हिस्ट्री वाली, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। लेकिन अभी के लिए मैं सीधा सीधा कट शॉर्ट करके ये बता रहा हूं कि यहां पे गुरु गोबिंद सिंह जो है ना, इसको अपना सक्सेसर एक तरह से नियुक्त कर देते हैं। सक्सेसर मतलब कि इनके बाद देखो 10 गुरु हुए हैं, उसके बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ है, लेकिन एक गवर्नर के तौर पे इनको नियुक्त कर देते हैं कि जाओ और जो इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है पंजाब की साइड पे, आप उसको जो है खत्म करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो अगेन दुखी हैं वहां पे। पंजाब वाली साइड में तो औरंगजेब ने इतने तसीहे कर रखे हैं कि वो लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो अगेन जो है माधोदास को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और बोला जाता है कि जाओ, और जो वजीर खान जो इतने ज्यादा तसीहे दे रहा है लोगों को, वहां पे सरहंद के अंदर वो राजा था, है ना, तो सरहंद की ईंट से ईंट बजा दी जाए। तो इस तरीके से जो है ये अपना जो है पूरा का पूरा जाते हैं, और बहुत हट्टे कट्टे हैं, शरीर से तगड़े हैं, ये पावरफुल व्यक्ति हैं। और साथ में जो है रास्ते में देखो कि जो जो लोग इनसे पीड़ित हैं मुगल एम्पायर से, उन सबको अपने साथ कलेक्ट करते हैं और जो है यहाँ पे पूरा का पूरा तख्ता पलट करके रख देते हैं पंजाब के अंदर, यानी कि सरहंद के अंदर जो है वजीर खान की जो ऐसी की तैसी फेर देते हैं। और इसी ड्यूरेशन में गुरु गोबिंद सिंह की जो है असैसिनेशन भी होती है। 2 जो अफगान लोग हैं वो इनको असैसिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यही वो ड्यूरेशन चल रही है। अब जो ये पंजाब में जाके पूरा का पूरा तख्ता पलट करते हैं, अब इस टाइम पे कौन राजा बन जाता है? फर्रुखशियर राजा बन जाता है, समझ गए। हालांकि ये बहादुर शाह के टाइम का ही सब कुछ चल रहा है ना। देखो ना, औरंगजेब के एंडिंग का टाइम, बहादुर शाह के स्टार्टिंग का टाइम, तो ये चलते 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 टाइम जो है फर्रुखशियर तक पहुंच जाएगा। तो अब मैं वहीं पे आपको वापस से डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं कि अब जो टाइम आ गया फर्रुखशियर का आ गया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा थ्रेट क्रिएट किए हुए हैं, ये जहां भी जाते हैं इतना ज्यादा तबाही मचा रहे हैं कि मुगल्स वहां पे आसपास में टिक भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा इनका एरिया जो है पंजाब के अंदर फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। तो बहुत ज्यादा जो है थ्रेटन क्रिएट हो रहा है मुगल एम्पायर के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मुगल्स हैं वो बहुत सारे पहाड़ी राजाओं के साथ हेल्प लेकर, क्योंकि ऑलरेडी पहाड़ी राजाओं के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, तो उनके साथ हेल्प लेके जो है इनको पकड़ लेते हैं जैसे भी करके। बहुत बहुत सारी सेना हो जाती है। अब लाखों की सेना में यार की बहुत मुट्ठी भर सिखों के पास आप देखो कि आर्मी कोई बहुत बड़ी नहीं होती थी, वो कम आर्मी होती थी, तब भी इतना ज्यादा तबाही वहां पे मचा रहे हैं। ठीक है, तो एक ये हमें फैक्टर देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लाखों के लोग आएंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो पकड़ेंगे। तो इनको जो पकड़ के जो है दिल्ली के अंदर घुमाया जाता है, और साथ में जितने भी सिख एम्पायर के सोल्जर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रियल में ऐसा ही हुआ है। हाथों में बेड़ियां डाल के, है ना, और पूरा का पूरा पीछे की तरफ, आगे इनको हाथी पे बिठा रखा है और लोहे के पिंजरे में डाल रखा है, और पीछे से सब जितने भी सिख सोल्जर हैं उनको इस तरीके से, है ना, नग्न अवस्था में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में हथकड़ियां डाल के जो है पूरा का पूरा जुलूस निकाला जा रहा है एक तरह से। और यहां पे जो है एक बहुत ही अजीबोगरीब सी सब सिचुएशंस क्रिएट हो रखी है, एक खौफ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो कि
आपने अभी अभी जैसे छावा मूवी का देखा होगा, छावा मूवी में, है ना, तो वहां पे हमने संभाजी महाराज के बारे में सुना है। तो संभाजी महाराज के साथ किस तरीके से मुगलों ने किया वो हमने देखा है ना, कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। बिल्कुल सेम ही सिनेरियो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, किसका, बंदा बैरागी या फिर बंदा सिंह बहादुर का, ठीक है। तो ये फर्रुखशेर के टाइम पे ही हो रहा है। तो यहां पे इनको पकड़ लेते हैं और इनको बोलते हैं कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, नहीं तो ये जितने भी सिख हैं इनको जो है काट दिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये नहीं कबूल करते हैं और जितने भी सिख होते हैं सबके शीश जो है धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। दूसरा एक काम क्या किया जाता है, फिर भी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, इनका ही छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है, इसका दिल निकाल के जो है इनके मुंह में डाल दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे तसीहे चल रहे हैं, बहुत बहुत अजीब गरीब से। मैं बोल रहा हूँ ना, मुगल एम्पायर वॉज वेरी वेरी, मतलब क्या बोलूं, क्रूर टाइप, है ना, इतना ज्यादा क्रूर थे, क्रूअल थे बहुत ज्यादा। वो आप यहीं से देख सकते हैं। लेकिन अभी भी उनका मन नहीं भर रहा है, वो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं तब भी, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखो कि बोटी बोटी यहाँ पे काटी जा रही है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो बोटी बोटी जो है काटी जा रही है ताकि और ज्यादा जो है कष्ट हो। पूरा का पूरा बोटी बोटी काटी जा रही है, नसों को बाहर निकाला जा रहा है, नाखूनों को जो है यहां से चीरा जा रहा है। बिल्कुल सेम आप जैसे संभाजी वाला हाल है ना, सेम आप यहां पे रिलेट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यानी नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर यहां पे चल रहा है। तो अल्टीमेटली जो है इनको शहीद कर दिया जाता है यहां पे, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा काम हो रहा है, ये किसके टाइम पे हो रहा है, ये फर्रुखशियर के टाइम पे हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्रुखशियर का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 1713 से 1719 के बीच में चल रहा है। कहानी समझ में आ रही है आपको? अब वापस से मैं आपको फर्रुखशियर पे ले आया हूं। वो कहानी मैंने बोला ना, बहुत सारे स्ट्रीम्स पैरेलल चलेंगे, जो जो बीच में चीज आती जाएगी मैं पढ़ाता जाऊंगा और साथ में हम मेन कहानी पे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। मार्को के सीन याद आ गए, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अभी तो ये क्या है, ये सब चीजें मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं। अगर इनका एग्जैक्ट डिपिक्शन करने लग जाएं तो आपको ना वो सुना नहीं जाएगा वो चीजें, है ना, वो दर्द भरी चीजें। जैसे आप मूवी में देखेंगे, तो छावा मूवी में देखेंगे ना, तो वहां पे आपको वो थोड़ा सा डिपिक्शंस देखने को मिलेंगे। तो जब आप उनको रियल में ऐसा फील करके देखते हो तो तब आपको वो लगता है ये तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हम चला रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद की बात करते हैं तो फर्रुखशियर ने जो है एक फरमान जो है रिलीज किया था 1717 के आसपास में, जिसमें उसने क्या कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना राइट्स दे दिए थे कि वो इसके एम्पायर में रह सकते हैं और फ्री ट्रेड कर सकते हैं भाई। तो ये जो है बहुत अजीबोगरीब सा फरमान दिया था, लेकिन उसका कारण भी मैं बताता हूं कि क्यों दिया था। एक्चुअली में फर्रुखशियर बहुत ज्यादा बीमार रह रहा था और फर्रुखशियर की जो है हेल्प किसने की थी, विलियम हैमिल्टन ने की थी। वो एक तरह से उसके पास इलाज था उस बीमारी का, तो उसने उसको रिकवर करने में हेल्प की थी, जिससे कि फर्रुखशियर हो गया खुश। तो उसने ये जो चीज है ना अलाउ कर दी ब्रिटिशर्स को कि तुम ऐसा क्या करो, साल भर के मेरे को 3000 रुपए दे दिया करो और तुम जो यहां पे फ्री ट्रेड करना चाहते हो करो। सोचो कि अगर भारत के अंदर आज टैक्स लिया ही ना जाए, जीएसटी वगैरह कुछ टैक्स ट्रेड पे लिया ही ना जाए, इनकम टैक्स बंद कर दिया जाए, जीएसटी बंद कर दिया जाए किसी एक सेक्शन के लिए, है ना, मान लो कि अंबानी साहब या अडानी साहब के लिए ये बंद कर दिया जाए कि टैक्स आपको लेना ही नहीं है। आप जियो का रिचार्ज करा रहे हो, उसके ऊपर मान लो कि टैक्स ही नहीं लग रहा है, किसी भी चीज पे अंबानी की कोई भी चीज आप ले रहे हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा मान लो, तो सोचो कि कितना ज्यादा मोनोपोली हो जाएगी उसकी, उस आदमी की, वो कितना ज्यादा रेज कर जाएगा पावर में, और उसके एवज में आप ले कितने रहे हो, केवल 3000 रुपए उससे ले रहे हो। कितनी वियर्ड सी सिचुएशन है, बट क्या कर सकते हैं ना। और इसका जो है बहुत ज्यादा फायदा लोगों ने उठाया था, है ना। जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो इसका कैसे फायदा उठा रहे थे, वो खुद अपने अपने जेब भरते थे, है ना। वहां पे भी तो घपलेबाजी बहुत चलती थी, करप्शन था ब्रिटिशर्स के अंदर भी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर जो जो भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स में बैठता था वो सब करप्शन ही करते थे। तो वो खुद का भी यहाँ पे राजतंत्र चला रहे थे बेसिकली कंपनी के नाम पे जो है, क्योंकि कंपनी को अलाउ किया था, उनको पर्सनल नहीं किया था, लेकिन वो पर्सनल के भी बहुत सारे ट्रेड चलाते थे और वहां से पैसे कमाते थे और टैक्स भरते नहीं थे। तो ये जो है बहुत बड़ा एक लूप होल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो विलियम हैमिल्टन का नाम याद रखिएगा, ये एक सर्जन है जो कि एसोसिएटेड है ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसने फर्रुखशियर को रिकवर करने में हेल्प की थी। चलो, इसके बाद देखो, द कंपनी वॉज गिवन द राइट टू इशू दस्तक। दस्तक का इशू भी, मतलब बेसिकली दस्तक क्या होता है, पास देना, है ना, फ्री ट्रेड का पास देना एक तरह से। तो वो भी जो है इसने दे दिया। अब वो दे दिया तो अगेन वही बात है कि वो उसको खूब मिसयूज किया गया अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए इन लोगों ने, है ना। तो कंपनी का माल अपना माल होता था, उसको कंपनी का बोल के बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से इनको टैक्स ही नहीं लगता था, तो वो कितना ज्यादा पैसा कमा रहे थे वहां से। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो फर्रुखशियर था ये पसंद नहीं आ रहा था कुछ लोगों को, है ना, तो इसको भी असैसिनेट करवाया गया है यहाँ पे, है ना। और ये सब देखो, इसमें अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो सैयद ब्रदर्स का सबसे बड़ा रोल था, है ना। तो अगर ये आदमी जो है अपनी जैसे ज्यादा चलाने लगेगा, सॉरी इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो महाराजा अजीत सिंह है, फर्रुखशियर की बात कर रहा हूं। तो फर्रुखशियर अगर अपनी ज्यादा चलाने लगेगा, सैयद ब्रदर्स को ओवरपास करने की कोशिश करेगा, तो वो कहीं ना कहीं से उसको हटकाएंगे ही। तो सिंपल सी बात है, वो महाराजा अजीत सिंह की एक तरह से हेल्प ले रहे हैं, और जो कि कहां के महाराजा है, मारवाड़ के, ठीक है। आप देखो कि वो कैसा टाइम था कि मेवाड़ के अंदर क्या चल रहा था, आप देखो, है ना। महाराणा प्रताप सिंह जो है
और अकबर कितना घमासान मचा रहे थे वहां पे, और अंत में जाके जो है अमर सिंह ने तो एक्सेप्ट ही कर ली थी स्विट्जरलैंड। तो लेकिन यहां पे देखो आप क्या चल रहा है। अब देखो कि आपको जो मारवाड़ वाले लोग हैं, ये मेवाड़ नहीं है, मारवाड़ है ना, तो मारवाड़ के लोग यहाँ पे एकदम स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं, और ये एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं मुगल्स को पपेट की तरह। तो अलग अलग वही है ना, वक्त की बात है, ये वक्त वक्त की बात है। फिर इसके बाद देखिए कि लेटर आफ्टर 3 days ऑफ असैसिनेशन ऑफ फर्रुखशियर, अजीत सिंह रिप्लेस्ड रफी उद दर्जात टू दी थ्रोन। तो रफी उद दर्जात को जो है थ्रोन पे बिठा दिया जाता है, किसकी हेल्प से? अजीत सिंह की हेल्प से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वही है जिनको महाराजा का टाइटल पहले दिया था किसने? जहादर शाह के टाइम पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, आप जिसका इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग, मोहम्मद शाह रंगीला का। यही है वो रंगीला बादशाह, इसके बारे में अब बात करेंगे, है ना। यही है वो एंटरटेनमेंट का भंडार। 1719 से 1748 के बीच में ये रहा है। अभी कौन पिक करेगा भाई? अभी नहीं पिक करेंगे भाई यूपीएससी भाई, अभी कोई नहीं पिक करेगा। आप कल करना, कल पिक करेंगे ना, आज के दिन कोई पिक नहीं करेगा आपका कॉल, मत करो ये अभी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब देखो कि विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स ही असेंडेड द थ्रोन एट द यंग एज ऑफ 17। 17 साल की उम्र में ये भाई साहब जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं, और किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि सारा खेल जो है सैयद ब्रदर्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रहा है। और बाद में जब इसको लगता है कि नहीं नहीं, जैसे वो था ना अकबर के टाइम में कि अकबर यंग एज में बन गया था, लेकिन बाद में बैरम खान को हटाता है, महामंगा को हटा रहा है, और खुद जो है अपना ही रूल चला रहा है। सेम इसका भी हाल चल रहा है, बट ये अकबर नहीं है, ठीक है, ये रंगीला है थोड़ा सा। वो भी कम नहीं था वैसे, लेकिन ये उससे भी ज्यादा 2 कदम आगे है। इसके बाद आप देखिए कि ये क्या करता है, आसफ जहां वन जो है, आसफ जहां वन कहाँ का? हैदराबाद का है, ठीक है। उसकी हेल्प से जो है, उसकी हेल्प से, यहाँ डैश लगा लो, सैयद हुसैन अली खान, यानी कि जो आपके सैयद ब्रदर्स है बेसिकली, है ना। सैयद हुसैन अली खान था एक, और 2 मैंने बताया ना, तो दोनों को जो है एक तरह से यहाँ पे हड़कवा रहा है, मर्डर कर रहा है। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में 1720 में। तो अगर कोई पूछ ले कि सैयद ब्रदर्स का मर्डर किसने करवाया है, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने करवाया है। बहुत रंगीला था, लेकिन ये काम भी कर रहा था, इसको मजे भी मारने थे। ये बोलता कम समय के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए मजे मारूंगा। ये आगे अलग चिंगम का टेस्ट लेके पैदा हुआ है, ठीक है। तो 1720 में ये इनको हटा ही देता अपने रास्ते से, ताकि फुल मजे लिए जाए, ठीक है। क्या हो गया इनको? क्या बोल रहे हैं? किस लिए परेशान हो भाई? यूपीएससी भाई 10 बार बोल दिया। मेरा एक नंबर नोट कर लो, 7009754930। इस पे मैसेज कर देना। अब करोगे बार बार सेम चीज तो मैं यहां पे आपको वो कर दूंगा ब्लॉक, ठीक है। इस पे जो भी आपकी दिक्कत है इस पे डाल दो आप। ये हटेंगे थोड़ी, रुक जाओ इनको। मैंने आपको बता दिया है, इसके ऊपर आप डाल दो आपकी जो भी दिक्कत है, जिस भी बच्चे की जो भी दिक्कत है। गुरकिरण आपकी भी जो दिक्कत है मेरे को डाल दो। क्या बोल रहे हैं? हाँ तो एक बार ये मेरे को डाल दीजिए ना, ठीक है। अच्छा 28 जैन वाला है, एक दोबारा भी लिस्ट डाल दिए भाई, उसको भी चेक कर लिया करो। स्टिल इशू है, मेरे को व्हाट्सएप मारो, मैं देख लूंगा, रात को बैठ के देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे चल रहा है। अभी इसके बारे में दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये अलग लेवल का चलता था। ये इसका तो ये तो मैंने बहुत छोटी फोटोज लगा दी, अभी इसके बारे में और भी लगानी चाहिए थी, ये तो छोटी लगाई है ना। तो ये भाई अलग लेवल, यहाँ पे कुछ लौंडे होंगे अंदर से भरे होंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल एंड में ही करेंगे। ये अननेसेसरी की बातें यहाँ पे लोग करते हैं, अभी उनको हटाया ही है यहाँ पे, क्योंकि आपके मेन कमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, कुछ नहीं होता है। ये फालतू के फर्जी लोग हैं, अपना पब्लिसिटी में लगे हुए, मत पड़ो इनके चक्करों में, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये भाई साहब अलग मजे में चल रहे हैं, है ना। आपको पूरे के पूरे वहां पे महल के अंदर कहीं आदमी नहीं दिखाई दे रहे, है ना। ये देखो, ये अलग लेवल पे चल रहा है ना। सारी की सारी जगह पे जनान खाना घुसा रखा है इसने, तो इसने तो महल को ही हरम बना लिया होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये अलग लेवल पे चल रहा है। जबकि आप देखो कि इस टाइम पे भारत के अंदर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आदमी के ऊपर थी, और ये क्या कर रहा है? मजे मार रहा है, और ये बहुत लंबे समय तक मजे मार रहा है, ऐसा भी नहीं कि कम समय तक, है ना। और ना बिल्कुल सेना को स्ट्रेंथन कर पा रहा है, ना इसको अपनी बाउंड्रीज की टेंशन है, ना इसको टैक्स की टेंशन है ना। अलग ही चल रहा है ये भाई, इसको इस चीज से फुर्सत मिले तब तो ये आगे देखे, है ना। तो इसका जो एवज है, आप सोचेंगे कि फिर कौन सी बड़ी बात होगी, बादशाह है तो नहीं, इसका बहुत बड़ा जो हर्जाना है भारत के लोग को भुगतना पड़ेगा अभी, है ना। बहुत मारकाट यहाँ पे मचने वाली है। वो क्यों मचने वाली है उसका भी कारण अभी आप मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए कि इसी के टाइम पे फारस के अंदर जब हम देखते हैं, यानी कि इस तरफ दिल्ली है और इस तरफ फारस है, ईरान की मैं बात कर रहा हूं। यहां का जो बादशाह है नादिर शाह, ये नादिर शाह यहां पे उसको एक्सपेंड करना है उस तरफ जाके, है ना। अब उसको वेल्थ चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए है। पैसा चाहिए तो कहां से लेके आएगा? तो पैसा लेने के लिए वो इस तरफ से आता है, इस तरफ आता है ना, दिल्ली के तख्त की तरफ। जब आ रहा है रास्ते में तो उसके बंदे इतना मारकाट वहां पे मचा रहे हैं ना, खूनम खून गलियां को कर रखा है बहुत ज्यादा। आप देखिए फारस के लोग जो है ना बहुत बड़े लड़ाके माने जाते थे उस टाइम पे, और ये बहुत ज्यादा दुर्गति मचाया करते थे जहां भी जाते थे,
गंद मचा देते थे। बेसिकली देवर इन्वेडर्स, है ना, ये कोई राजपाट करने के लिए नहीं आ रहे, ये सब तबाह करने के लिए आ रहे हैं। जहां से जितना पैसा मिल रहा है लूट लो, है ना, साथ में सेक्स स्लेव बना के लेके जा रहे हैं, जो भट्टे कट्टे आदमी दिखते हैं उनको गुलाम बना के ले जाते हैं। तो ये बहुत सारा अजीबोगरीब सा सिस्टम यहाँ पे चलता हुआ हमें देखने को मिलता है नादिर के लिए। बेसिकली आप देखिए कि ये एक लांछन था भारत के ऊपर कि भारत में कोई है ही नहीं जो नादिर को अपोज कर पाए। मोहम्मद शाह रंगीला अपने रंगीलियों में मजे में था, वो अलग ही, है ना। उसको बोल रहे हैं कि बादशाह सलामत, उधर से वो नादिर आ रहा है, वो बोलता अरे कोई बात नहीं, अभी तो लगभग पंजाब में ही पहुंचा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो उसको बार बार उसके आते हैं वजीर आते हैं, सर वो पंजाब में पहुंच गया, अब तो कुछ करिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा और आगे आने दो, अभी अभी बात नहीं बनी है, अभी हरियाणा तक आने दो। इतने में वो हरियाणा में आ जाता है। आप बोलते हैं कि सर हरियाणा की बाउंड्रीज को टच कर गया साहब, अब तो कुछ करिए। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी अभी मेरे को मौज मस्ती करने दो, आज रात है ना, मेरा अलग प्रोग्राम है, तुम जाओ जाओ, अभी जब वो थोड़ी और आगे आ जाएगा। इतने में वो करनाल पहुंच जाता है भाई साहब, है ना। तो यहां पे आके इस आदमी की आंख खुलती है रंगीले की कि अब जो है इसको रोकना चाहिए, है ना। अभी तक इसको याद ही नहीं आया था कि इसको रोक दिया जाए, अब कह रहे हैं कि अब रोकना चाहिए करनाल में आके, है ना। तो यहां पे जो है बैटल होता है, बैटल ऑफ करनाल, और अच्छा खासा जो है इसकी बंदों की धुलाई होती है। आप देखो कितने वियर्ड सी बात है, यहाँ पे 1 लाख बंदों को आराम से हरा दिया जाता है नादिर के द्वारा। इतने ज्यादा वो कट्टर लोग हैं और इसकी सेना बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इतने दिनों से क्या कर रहा है, रंगरलियां तो मना रहा है, बिल्कुल सेना के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो लोग उस हिसाब से लड़ भी नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो घमासान मचता है, और बेसिकली नादिर जो है उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, और नादिर आके इसके गले पे आके तलवार रख लेता है। ये आराम से बैठा है, मजे लूट रहा है वहां पे, इसके गले पे तलवार रखता है, चल पहले तो मेरे को खजाने पे लेके चल, है ना। तो जितना भी इसके बाप दादाओं ने जोड़ रखा था, रंगीले के जितने भी, है ना, पीछे पूर्वज थे, अच्छा खासा इन्होंने अमाउंट जोड़ रखा था, वहां लेके जाता है इसको, है ना। जितना भी खजाना था बंदों को बोलते सब उठाओ पहले तो, है ना, सारा खजाना उठाते हैं। और जो इसके बंदे हैं नादिर के, आप देखो कि ये जितनी भी दिल्ली की गलियां हैं लगभग हर गली में इन्होंने मारकाट मचाई है, लूट मचाई है, वहां पे बहुत जबरदस्तियां की हैं। आप पढ़िए, कभी डिटेल में पढ़िए इसकी कहानी, तो आपको और ज्यादा वो दुख दर्द लोगों के देखने को मिलेंगे कि बेसिकली इस रंगीले राजा की वजह से लोगों ने जो है कितना ज्यादा झेला, दिल्ली के लोगों ने तो स्पेशली, है ना। तो सारी दिल्ली की गलियां लाल करवाई हैं इस आदमी ने, दुष्ट ने। तो जितने भी हैं, और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं भरा है, आप देखो कि वो हंस रहा था नादिर की, भैया ये कैसे राजा हैं, इनके ये राज कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब सच में हंसी वाली और फनी ही बात थी कि ये बेवकूफ राजा जो है, इनसे लोग खौफ खाए हुए हैं और इनसे जो है लोग डर भी नहीं रहे हैं, है ना, डर रहे हैं, मतलब बेसिकली इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। तो कुल मिला के आपको अगर मैं बताऊं तो मोटा मोटा 80 से 90 करोड़, जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं 80 से 90 करोड़ के आसपास की वेल्थ जो है ना नादिर यहां से लूट के लेके गया उस टाइम की। आप सोचो कि ये 1700 की बात हो रही है लगभग, है ना, 1700-1800 की बात हो रही है। तो कितना ज्यादा बड़ी वेल्थ वो जो नादिर है यहां से लेके जा रहा है ना, यहाँ की औरतों को, यहाँ के मर्दों को बिल्कुल बेचने के लिए यहां से पूरा फुल ऑन लेके गया। वो जो जो चीजें 50 दिन के आसपास वो रहा है, 50 दिन मारकाट, दिल्ली ने सांस नहीं ली चैन की, है ना, ऐसा हाल यहाँ पे चला है। और उसके बाद जो है अपने बेटे की शादी जो है मोहम्मद शाह रंगीला की बेटी से करवा के जाता है ताकि ये भी ज्यादा हिले ना। तो एक तरह से यहाँ पे भी थोड़ा सा मैट्रिमोनियल अलायंस करके भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यूं ही जा रहा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा तसीहा जो है दिल्ली की प्रजा ने सहा है, ये आप बोल सकते हैं। और बैटल ऑफ करनाल की डेट पूछ ले तो 1739 में ये बैटल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अब्दाली का इन्वेजन हुआ है वो हुआ है 1748 में, वो भी इस रंगीला राजा के टाइम में ही हुआ है। ये इतना भड़वा आदमी है ना, इसको कुछ अकल तो है नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि इसके हालात क्या है। तो पहले एक लूट के गया, फिर दूसरे ने सोचा कि अब मैं भी चलता हूं, मैं क्यों पीछे रहूं, है ना, दिल्ली के वहां तख्त पे अभी और भी पैसा छुपा के रखा होगा कहीं ना कहीं। तो इनको लगा कि अच्छा हो सकता है कि कोई और गुफा में रखा हो, तो उधर से अब्दाली है, अब्दाली अब आएगा, है ना। तो वो 1748 के आसपास आ रहा है, वो भी इसी की ड्यूरेशन में ही आ रहा है लगभग, जब इसका मरने का टाइम है तब अब्दाली आ रहा है यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो वो भी लूटपाट करके जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है बेसिकली आप देखिए कि नॉर्दर्न इंडिया की मैं बात करता हूं तो लगभग देखो इन्वेडर्स आते थे, लूटपाट मचाते थे, उत्पात मचाते थे, जो पूरी की पूरी सिटी एक अच्छी फ्लरिश्ड होती थी सारी को उजाड़ के चले जाते थे। कितने लोग जो है वहां से सफर करते थे। तो यही दिक्कत है ना। तो जब सेंट्रल पावर वीक होती है तो कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और मारकाट मचाएगा और परेशान करेगा, सिंपल सी बात है। आज अगर हमारे बॉर्डर से सोल्जर्स हट जाए तो देखो क्या हाल होगा, अभी पता लग जाएगा आपको, है ना। तो खुद समझदार हो इतने। तो आप अब जो नादिर है भारत से जब वो जाता है तो शाहजहां का एक पीकॉक थ्रोन याद है आपको, मयूर सिंहासन, वो एक तो वो लेके जाता है साथ में, ठीक है। मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर का जो डायमंड आप बोलते हैं ये लेकर जा रहा है, ठीक है। तो कोहिनूर का डायमंड देखो कब से चला था और अभी तक चल रहा है, और आगे चल के अंग्रेज हड़केंगे, पहले सिख एम्पायर वाले लोग हड़पेंगे, फिर उसके बाद अंग्रेज हड़पेंगे। तो ऐसे करके जो है आज अंग्रेजों के बाद से सुख से, है ना, जिसके पास भी जाता है उसका पूरा परिवार तबाह कर देता है।
तो अंग्रेजों के पास गया तो धीरे धीरे अंग्रेज भी डिक्लाइन करके श्रापित ही रहा ये ऐसा बोला जाता है, लोग तो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं इसी ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो जो मुर्शीद कुली खान है ये कहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है एरिया संभाले हुए है, तो इसके बारे में भी मैं आगे चल के बात करूंगा, है ना। तो एक मुर्शीद कुली खान जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एरिया संभाले हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये आप देखिए कि मेजर मेजर मैंने फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं। मोटा मोटा हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि 82,000 करोड़ रुपए के आसपास, सॉरी 82 करोड़ बोल दिया था, है ना। तो इस ये आप देख लिए हिस्टोरियंस का है, ये मेरा कोई इसमें क्लेम नहीं है और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नहीं है, बट ये एक दर्शाने के लिए चीज होती है ये सब कि बहुत ज्यादा वेल्थ जो है भारत से लेके गया है। ये सिर्फ एक दर्शाने की चीज है ना। अब किसी ने गिना नहीं है कि नादिर कितना ले गया है, बट एक वो सिंबॉलीफाई करता है बेसिकली कि बहुत ज्यादा भारत की वेल्थ जो है ड्रेन हुई उस टाइम पे, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीक लोगों का यही दिक्कत रहती है। और ये सारा का सारा पिकॉक थ्रोन, डायमंड, कोहिनूर वाले का सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है नादिर के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये मेरे को बड़ी हंसी वाली बात लगी, रंगीले के टाइम में साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रही है बिल्कुल बिल्कुल, तख्ते ताउस, कोहिनूर सब लूट लिया था, सब ले गया था, इनको दंगा कर गया। इसके कपड़े लेने बस, कच्चा भी ले जाता, मैं तो ये सोच रहा था इसका, है ना, कि कपड़े भी ले जाता और कच्चा भी ले जाता उसके बाद, जब सब कुछ ही ले गया था। तो ये वैसे भी इसको जरूरत तो थी नहीं, है ना, नंगा ही तो घूमता था ये, आपने देखा रंगीला है इसलिए चलो ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक वर्क भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसको बोला जाता है जिज़े मोहम्मद शाही। तो अगर कोई पूछ ले, वैसे ये अजीब सी गरीब सी बात लगी कि ये आदमी साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो चलो ठीक है। तो ये जो है जयसिंह 2 जो है अंबर के, उन्होंने कंप्लीट की थी ये पूरी की पूरी किताब, अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। और कब की थी? 1727 से 1735 के बीच में, और 400 पेज की ये किताब है जो कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बारे में बताती है। चलो इसके बाद मैं डेथ की अगर बात करता हूं इसकी, तो अच्छा हुआ कि ये बड़वा मर गया, है ना। तो ये लगभग 1748 का टाइम है जब अब्दाली जो है भारत के ऊपर बार बार आक्रमण कर रहा है। आगे अगर मैं बोलूं तो पानीपत का एक युद्ध भी आएगा, है ना। जो मराठाज हैं वो एकदम ऐसा लगेगा जैसे पिकनिक मनाने आए हुए हैं, और अब्दाली उनको एक एक को चुन चुन के मारेगा, ठीक है। और अब्दाली की बहुत ज्यादा वहां पे मतलब कि वेल्थ खुद की भी ड्रेन होगी, क्योंकि अब मराठा भी छोटे नहीं थे, है ना। लगभग अगर इस टाइम पे मैं देखूं तो मराठा एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग था इस वक्त भारत के अंदर, जो ये टाइम चल रहा है, ठीक है। मुगल्स तो डिक्लाइन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, डिक्लाइन क्या, लगभग खत्म ही होने को है, ऐसे ही लग रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि अब्दाली का टाइम शुरू हो गया, अब्दाली और मराठास के बीच में जो तीसरा पानीपत का बैटल हो रहा है ना, वो एक अलग कहानी है। अब उसके अंदर आपने वो एक अर्जुन वाली मूवी देखी, अर्जुन कपूर वाली मूवी है ना, वो मलाइका वाले अर्जुन की, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा संजय दत्त जिसके अंदर अब्दाली बनता है। तो कुल मिला के आप देखिए कि अब्दाली यहाँ पे आता है, अगेन उसको भी रोकने वाला कोई नहीं है ना। तो वो जो है एक अलग युद्ध है। अगर आपको अब्दाली का युद्ध देखना है तो मैंने अगेन जो है पंजाब वाली एक पूरी वीडियो बना रखी, पंजाब हिस्ट्री वाली, उसमें आप पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है ना। वो 5-6 घंटे की वीडियो है ही पंजाब हिस्ट्री पे है, क्योंकि वो आ ही उस तरफ से रहा, अफगान और पंजाब की हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी, वहां पे आप देख सकते हैं उसके बारे में ना। तो अब्दाली का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जो आगे सक्सेसर हैं, इसी के वंश के लोग हैं जो आगे चल के भी भारत के अंदर आने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वो अंग्रेजों के टाइम तक जो है ये सारा का सारा खेल चलता रहेगा। और जो रंजीत सिंह है वो एक पंजाब का जो एम्पायर कार्व आउट करेंगे, उनका जो लड़ाई है बेसिकली आप समझना अब्दाली के पोते से होने वाली है। तो ये एक मैं और आपको माइंड में हिंट क्लियर किए हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज रहे कि पंजाब का जो एरिया है बेसिकली वो अब भारत का एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा धीरे धीरे जब हम देखेंगे। बट अगेन अंग्रेजों के आने से वो वहां भी चीजें सब बिगड़ती हुई नजर आएंगी हमें, है ना। तो वो सब चीजें आगे चल के देखेंगे। बट यहाँ पे आपको देखना बैटल ऑफ मनुपुर होता है यहाँ 1748 में, और यहाँ पे जो है वो लोग इतना टूट के पड़ते हैं अब्दाली के लोग, यहाँ पे ये रंगीले की पूरी सेना को, यहाँ पे कोई है ही नहीं लड़ने वाला बंदा, है ना। तो आप देखिए कि बहुत बुरा हाल होता है जब रंगीले को इस बारे में पता लगता है, उसको न्यूज आती है कि भैया यहाँ तो ऐसा ऐसा हाल हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि वो कुछ उसके मुंह से निकला ही नहीं, वो शांति से बैठा था, जैसे बैठा था वैसे का वैसे बैठा रह गया कि अच्छा एक और आ रहा है मेरे को लूटने के लिए, है ना। और वो बस पता नहीं क्या करके बैठा था, क्या लगा के बैठा था या क्या कर रहा था ऐसा उससे पहले, है ना। जैसे बैठा था वो ऐसे ऐसे ही बैठा रह गया, उसके बाद वो लुढ़क ही गया। तो ये ऐसा बोला जाता है उसके बारे में। 3 डेज तक तो भैया शोक सभा वहां पे चलती रही। इसके बाद गद्दी पे कौन बैठता है? आलमगीर 2 बैठता है। 1754 से 1759 तक का टाइम है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम तो ये नहीं रह रहा, जबकि रंगीला तो बहुत ही लंबा टाइम रहता है ना, वो तो अलग लुत्फ उठा रहा था एक्चुअली रंगीला राजा ही वत्सायन है सही है भाई, सही है, बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा डायमंड किसी का ना हुआ डायमंड तो भाई तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। अब देखो जो बैटल ऑफ प्लासी है 1757 का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसी के ड्यूरेशन में होता है बैटल ऑफ प्लासी। आगे चल के हम बात कर लेंगे इसकी भी। तो आलमगीर 2 के बारे में कोई बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि इसी के ड्यूरेशन में ही आप देखो जस्ट इसको लगता लगता ही आएगा शाह आलम 2। अब शाह आलम 2 का एक और नाम है अली गौहर, ठीक है। तो ये गौहर खान मतलब है, अली गौहर है ये, ठीक है। तो 1759 से 1806 के बीच में ये आ रहा है। और जो तीसरा बैटल है पानीपत का वो इसी ड्यूरेशन में हो रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हो रहा है। मुगल एम्पायर कुछ खास कर नहीं पा रहा है ना, इनके बस का बात भी नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो है ये पपेट का ही रोल प्ले कर रहे हैं। और जो मराठाज हैं वही उनके हाथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उनका तो सपना ही ये था है ना कि अटक से कटक तक का वाला पूरा का पूरा कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य बना देंगे हम। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भी वो देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो इस हिसाब से आए थे यहाँ पे तीसरे बैटल में पानीपत के कि ये तो हम यूं ही हटका देंगे अब्दाली को, है ना। तो अच्छी खासी सेना लेके पूरा का पूरा तलवार भाले भूले लेके और अपने गए थे, और साथ में फैमिलीज को भी लेके गए थे, है ना। घर की औरतों को लेके गए, बच्चों को लेके गए, जैसे पिकनिक पे जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि वो लुत्फ उठा रहे थे, है ना। रात को जश्न मना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, सुबह तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन जब सुबह युद्ध में पहुंचते हैं तो इतना बुरा हाल अब्दाली इनका कर देता है, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के जहां जहां भी मराठा दिख रहे हैं उनको मारना पड़ रहा है ना। लड़ रहे हैं लेकिन अब्दाली के पास देखो कि स्मॉल आर्मी बट ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, और साथ में देखिए कि असला बारूद बहुत ज्यादा है। तो असले बारूद से लड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजिकली हल्का सा एडवांस हो गया उसको वो एक हेल्प मिलती है टेक्नोलॉजी की, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हावी तो होगा ही। तो इनका इतना बुरा हाल हुआ था देखो कि इसी के बाद तो लगभग पूरा का पूरा मराठा एम्पायर ही कोलैप्स होता दिखाया है ना। कोई ऐसा दिखा नहीं कि उसके बाद की मराठा जिंदा भी थे, धीरे धीरे खत्म ही हो रहे थे पूरे के पूरा, है ना। तो वो सह ही नहीं पा रहे थे, उनके सेंट्रल राजा तो सह ही नहीं पा रहे थे कि भैया ऐसा हो गया उनके साथ, सारी की सारे तो मर मुर गए यहीं पे। तो ये जो है बहुत अजीबोगरीब सी चीज जो है इन्होंने लाइटली ले लिया बेसिकली अब्दाली को। और ऐसा बोला जाता है, वो मूवी आपने देखी होगी है ना पानीपत वाली, उसमें बोला जाता है कि अब्दाली इसके बाद भारत ही नहीं आया कभी, जबकि ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके बाद जो है वो आता रहा है अब्दाली, उसके बाद तो कई बार आ गया वो भारत के अंदर, है ना। तो वो मराठाओं तक नहीं पहुंचा, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो भारत नहीं आया, है ना। तो ये मूवी में गलत फैक्ट दिखाया गया है। उसके बाद जो उसका मेन युद्ध है वो सिख एम्पायर के लोगों से होता रहा है, और पंजाब ने तसीहे सहे हैं उसके बाद, ठीक है। वो एक अलग कहानी है, वो पंजाब वाली हिस्ट्री में देख लेना, है ना। वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, वो मजेदार है, वो अलग कहानी मैं बोल रहा हूँ, मजेदार है, वो देखनी पड़ेगी आपको फिर। इसके बाद देखिए कि बैटल ऑफ बक्सर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1764 का टाइम है बैटल ऑफ बक्सर का। ये जो है मीर कासिम और शुजा-उद-दौला यहाँ पे लड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, इनके बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं रफ रफ चीजें बता रहा हूँ कि क्या चीजें हो रही हैं आसपास के टाइम में, है ना। तो ये जो शाह आलम है इसकी के आसपास में बैटल ऑफ बक्सर भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के साथ। फिर आप देखिए कि ही वॉज बंगाल फोर्सेस अल्टीमेटली यहाँ पे देखो कि जब डिफीट हो जाती है, बंगाल के साथ मिलकर तो लड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अंग्रेजों का ऑब्वियस सी बात है कि एक हित छुपा हुआ है। और वो क्या करते हैं यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कर लेते हैं। ये भी हम बाद में पूरा का पूरा जब वो अंग्रेजों वाला शासन देखते हैं ना तो उसके अंदर बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पेड़ में तो मैंने बहुत एक एक चीज को बाइफरकेट करके बताया कि कैसे क्या चीज होती है, युद्ध में क्या हुआ। बट अब उतना ज्यादा अभी यहाँ पे करने का मुझे नहीं सेंस बैठता है, तो मैं मेन चीज आपको बता रहा हूँ। तो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1765 के बीच में। अगर कोई पूछ ले तो ये आप बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है। जिसके अंदर क्या हुआ था, दीवानी ऑफ बंगाल वॉज ग्रांटेड टू कंपनी, और दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, यानी कि कंपनी के पास के दीवानी राइट्स आ गए थे, यानी पैसे वाले जितने भी रेवेन्यू वाले राइट्स थे ना वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। ये आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है अकबर 2। इसका टाइम पीरियड है 1806 से 1837 का। अब देखो कि राजा राम मोहन राय जो है वो इसी के कंटेम्परेरी एक है, और उनको जो है टाइटल राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल यही दे रहा है ये आदमी। तो अगर कोई पूछ ले, मेजर मैं चीजें बता रहा हूं आपकी, है ना। इसके अलावा इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं और मुगल्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही होते दिख रहे हैं। तो इसने एक फेस्टिवल की शुरुआत की थी, फूल वालों की सैर। ये जो है फेस्टिवल इसने शुरू किया था। कई बार पेपर में ये पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि फूल वालों की सैर किसने स्टार्ट किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है बहादुर शाह 2। यही वो आखिरी राजा है लगभग, है ना। अब ये मैं बताऊं तो ये लगभग पपेट चल रहा है अभी पूरा का पूरा, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो है लगभग सब कुछ खत्म ही था, है ना। इलाहाबाद की ट्रीटी होगी फिर कुछ रहा ही नहीं, क्या रहा इनका, है ना। ये सब पपेट के तौर पर ही काम कर रहे थे। अंग्रेज जो है लगभग आप देखो कि वो पहले बंगाल में घुसे थे, लेकिन ये तो फ्री में मिल गया दिल्ली का तख्त तो उनको इस चक्कर में, है ना, पूरे के पूरे युद्ध के चक्कर में। तो वो जो हमें देखने को मिलता है प्लासी वाले में तो शुरू ही हुआ बंगाल के अंदर, है ना, लेकिन बंगाल का खत्म होते ही फिर आगे जो बक्सर है, बक्सर में तो सब कुछ ही पलट गया, है ना। तो सब कुछ फ्री फंड में जो है अंग्रेज
मजे मौज लूट रहे हैं बेसिकली, इनको पपेट बना के और पूरा का पूरा राजपाट अंग्रेज ही चला रहे हैं। सीधा बात आपको ये समझना है। और बहादुर शाह 2 जो है 1837 से 57 के बीच में चलेगा। और जो वो सन 57 की क्रांति हम पढ़ते हैं ना कि रानी लक्ष्मीबाई वाली क्रांति है ना, मणिकर्णिका मूवी आपने देखी होगी है ना, वो है तो वो औरत अजीब सी ही, लेकिन मूवी अच्छी है ना। तो अब ज्यादा मैं उसमें किसकी बात कर रहा हूं, मैं वो घुंघराले वालों वाली की बात कर रहा हूँ है ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई की मत कर लेना कि हमारी रानी को ऐसे बोल दिया, मैं वो घुंघराले वालों की बात कर रहा हूँ है ना। वो एक दिन एसएससी वालों के बच्चों को बोल रही थी कि ये तो सिलेक्शन के काबिल ही नहीं है। उसने बहुत अजीब कमेंट मारे है ना, तो वो सबको पता है कौन है। अच्छा, बेस्ट टीचर है, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपका। तो ये आखिरी मुगल है, मुगल एम्पायर है, एम्परर है। एक्चुअली में अंग्रेजों ने इसके बाद ये बोल दिया था कि भैया हम आगे से ना, क्योंकि ये सन 57 की क्रांति हुई तो अंग्रेज भी सकपका गए और उन्होंने बोला कि अब से जो है ना हम किसी को भी राजा मानेंगे ही नहीं। बहुत ह्यूमिलेट किया है बहादुर शाह जफर को, तो ये तो आप मतलब कि सन 57 की जब मैं क्रांति पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा पूरा डिटेल में। इसके जो लड़के होते हैं उनको गोली मार के उनकी तो हत्या ही कर दी जाती है सरेआम मौके पर ही है ना। और इसको जो है रंगून में डिपोर्ट कर दिया जाता है, वहाँ एग्जाइल में बेसिकली भेज दिया जाता है और वहीं पर ये मर जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसके साथ तो बहुत ही दुर्गति हुई। नाम का ही राजा था ये, कुछ खास कर नहीं पाया। ये मुद्दे की बात ये है। अब ये जो जफर का हम नाम देखते हैं, तो जफर जो है इसने अपना पोइट्री में नाम रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते थे। कविताएं बहुत अच्छी लिखता था, तो बस कविताएं लिखता लिखता लुढ़क गया। इसके बाद 57 के क्रांति में अगर कोई बोल देगा कि सन 57 की क्रांति में सब ने अपना राजा किसको माना था, मेन राजा, तो वो बहादुर शाह को ही माना था। ये आप ध्यान रखना, ये बहादुर शाह अलग है और बहादुर शाह 1 जो मुअज्जम था, मुअज्जम अलग था। वो औरंगजेब का बेटा था, ये औरंगजेब का बेटा नहीं है, कंफ्यूज मत कर देना। ठीक है, तो रंगून में जो है इसने बहुत खस्ता हालत में जो है आखिरी सांस ली थी। कुल मिला के ये तो मैंने लेटर मुगल्स के बारे में बताया। अभी बहुत कहानी बाकी है, अभी रुक जाओ, अभी ये मत समझना कि अभी कहानी खत्म हो रही है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो ये हमारा चैनल है जीवी विट मूवर के नाम से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे तमाम वो सारे का सारा कंटेंट मिल जाएगा जो जीके के लिए आप ढूंढ रहे हो, और लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। और ये हमारी बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं कंटेंट के लिए, ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। कलरफुल किताबें हैं ये सारी की सारी, तो आप बाकी सब दोस्तों को भी इन बुक्स के बारे में और इस कंटेंट के बारे में बताइए। यहां से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा बेसिकली। ये साइंस की भी किताब है यहाँ पे हमारे पास, हिंदी इंग्लिश में, और जो मेन जीके के सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी बुक्स हैं। तो अल्टीमेटली आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी मैं आपको बीच में बता देता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे एक हमारी लाइव सीरीज चलती है, ये तमाम वो सारी की सारी लाइव वीडियोज है जो हमारी लेटेस्टली अपडेटेड कंटेंट है। तो इनको तो आपको फॉलो करना ही है। रोज शाम को 8 बजे हम इस कंटेंट को देते हैं लाइव, और मैं आपके साथ आके कॉन्वर्सेशन करता हूँ, आपकी क्वेरीज को सोल्व करता हूँ। यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा आप देखिए ये नीचे आपको बहुत सारी हमारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना। जैसे ये वाली प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी मैराथन्स डाली हुई हैं, आप डायरेक्टली उन मैराथन्स को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी की, बायो की, फिजिक्स की, है ना, जितनी भी मैराथन्स आप सोच सकते हैं सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है, और उनसे आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको इधर उधर अब जीके के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगे हमारा कंटेंट ना, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी सब दोस्तों को भी प्लीज इस चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन हमेशा बना रहे। हमें यूट्यूब की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप अपने मुंह से सब बच्चों को बताइए कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आपको अच्छा लग रहा हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो, अगर आपसे कोई पागल राजा का पूछता है पेपर के अंदर, तो मोहम्मद बिन तुगलक है वो। फिर मूर्ख लंपट राजा या फुलिश लैंप किंग अगर कोई पूछ ले, तो जहादर शाह है ना, जो औरतों के वेशभूषा में आया करता था, वही है जहादर शाह। ठीक है, और इसने जो है टोल भी माफ कर दिए थे, टोल ही हटा दिए थे, ये आपको मैंने बताया था ना। और फरमान वाला किसमें बताया था मैंने, फर्रुखशियर में बताया था कि 3000 के एवज में जो है उसने फरमान घोषित कर दिया कि करो, फ्री ट्रेड करो, है ना। तो वो फर्रुखशियर का था, कंफ्यूज मत करना। इसके बाद ये तो चलो कि औरतों के कपड़े पहन के आ रहा था, तो रंगीला क्या कर रहा था, रंगीला राजा किसको हमने बोला, मोहम्मद शाह को बोला है। ये बिना कपड़ों के ही आ रहा था, ठीक है, तो कच्चा भी नहीं था इसके पास। तो ये इस तरीके से जो है आपको ये 3 याद रखने, इनके बारे में डायरेक्टली पेपर में आता है कि ये किसको बोला जाता है, तो आप बता सकते हो यहां से। फिर इसके बाद देखो कि बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बनती हैं। अभी मैं बंगाल के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, पहले बता देता हूं बंगाल के बारे में थोड़ा सा कि बंगाल कैसे बनती है। आप देखो कि ये व्यक्ति है मुर्शीद कुली खान। अब इनको जो है ना बंगाल का दीवान बना दिया जाता है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा 1700 के आसपास में। ठीक है भाई, और यहीं पे बंगाल का उस टाइम पे गवर्नर कौन हो रहा था, अजीमुश शान।
ठीक है, आपको याद है ना वो अजीमुश शान के बारे में मैंने बताया था, बेसिकली वो औरंगजेब का पोता हो गया एक तरह से अजीमुश शान, जिसका बाद में बहादुर शाह के साथ जो है युद्ध भी होता है ना। तो बहादुर शाह के साथ कह रहा हूँ, जहादर शाह के साथ युद्ध होता है, ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह का तो बेटा ही हो गया वो, उसके साथ क्या युद्ध होगा उसका। तो कुल मिला के बात है कि अजीमुश शान का जो है लड़ाई हो जाती है मुर्शीद कुली खान से, और यहाँ पे जो है मुर्शीद कुली खान को फिर दक्कन में भेज दिया जाता है, लेकिन फिर जैसे जैसे मामला सुलटता है फिर इनको वापस से जो है बंगाल में भेजा जाता है। तो कुल मिला के 1717 में अगर देखेंगे तो बंगाल का सूबेदार इनको बना दिया जाता है, किसके द्वारा? फर्रुखशियर के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 1717 में। अब ऐसे ही टाइम पे इसको लगता है कि भैया मैं इनकी क्यों सुन रहा हूं, और वैसे भी फर्रुखशियर बहुत ही वीक किंग बन चुका है, तो उसके अंडर मैं क्यों रहूं। तो अगेन बंगाल को यहां पे एक मौका दिखाई देता है और वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो 1717 के अंदर ये खुद को पहला नवाब घोषित कर देता है बंगाल का। तो अगर कोई पूछ ले तो कौन है बंगाल का पहला नवाब, तो मुर्शीद कुली खान है। यहां से बंगाल एम्पायर हमें अलग होता दिखाई देता है। मोहम्मद शाह रंगीला के लिए तुम कर लो मुझे, कहते जेंडर ही पलट दिया। हाँ, तुम उसी के चक्कर में मौज लूट लो, जितने भी लोग हैं बस उसी के लिए मजे ले रहे हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो कि ये जब है बंगाल का नवाब बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो नवाब बनेगा वो अपने हिसाब से कैपिटल बनाएगा, अपने अपने रूल्स बनाएगा, मेरे रेगुलेशन मेरे रूल, है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बंगाल की जो कैपिटल है आप देखो कि शिफ्ट कर लेता है ढाका से मुर्शिदाबाद में, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर लेते हैं। पहले बांग्लादेश जो है वो भी यही था ना, डेका भी बोल देते थे इसको, तो वो सारा का सारा बंगाल ही था। तो आप ढाका बोल लो या डेका बोल लो, कहाँ गया ये ढाका को ही आप, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या यहीं लिख देता हूँ डेका, डेका या ढाका एक ही बात है, ठीक है। तो डेका से जो है मुर्शिदाबाद में शिफ्ट करता है। अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये फारस से आया था, तो फारसी था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो इसके बारे में मानना है वो यही है कि इसका नाम मोहम्मद हाडी था, या फिर मोहम्मद हाडी भी अगर नहीं बोलेंगे तो ये जो बचपन का इसका नाम था ऐसा बोला जाता है, हिंदू था ये एक, तो सूर्य नारायण मिश्रा इसका नाम था। अब जो भी आप सच मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन 1717 से 1727 तक जो है बंगाल इसी के अंडर रहा था, और इसने एक तरह से पूरे पूरे अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी थी बंगाल को, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था बंगाल को, इंडिपेंडेंट बंगाल ये आप बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंट बंगाल बनाया था। और यही इंडिपेंडेंस जब इसको मिलती है बंगाल को, इसी मौके का फायदा जो है बाद में चल के अंग्रेज उठाएंगे, क्योंकि वो बंगाल में हमला करेंगे, और बंगाल तो अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट है, दूसरा कोई मदद भी नहीं करेगा, मुगल एम्पायर का तो वो पार्टी नहीं, एक तरह से वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किए हुए है। तो अल्टीमेटली वो बंगाल को कैप्चर करेंगे धीरे धीरे अंग्रेज, और फिर वहां से पूरा का पूरा अपना ब्रिटिश राज जो है स्प्रेड करेंगे। ये एक कारण जरूर बनता है, क्योंकि मैंने वो बोला ना कि जब सेंट्रल पावर वीक होती है और सब अपने आप को अलग अलग करेंगे, तो वो उसका फायदा जो दुश्मन उठाएंगे, सिंपल सी बात है, बाहर का लोग उठाएंगे। ये जो है एक मौका ब्रिटिशर्स को आगे चल के मिलता है, जिसका जो वो फुल यूज करते हैं। और यहां पे अगर इसके सक्सेसर की बात करते हैं मुर्शीद कुली खान के, तो वो अली वर्दी खान है। इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अली वर्दी खान के ही पोते कौन है? सिराज उद्दौला है, ठीक है। तो इन्हीं का जो पोता है वो कौन है, मैं पेन बदल लेता हूं, इन्हीं का जो पोता है ना, सन इन लो क्या ग्रैंड सन, सन इन लो कह रहा हूं मैं, ग्रैंड सन, ठीक है। ग्रैंड सन कौन है? सिराज उद दौला, ठीक है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब मैं जब बंगाल की इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर ही रहा हूं, तो मैंने तो ये बता दिया 1717 से तो बंगाल इंडिपेंडेंट हो ही गया, मुर्शीद कुली खान के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो कि आप 1740 से 1756 के बीच में अली वर्दी खान जो है वो राज करते हैं, और ये जो है जीतते हैं बैटल ऑफ बुरदावन। ये मराठास के अगेंस्ट जो है एक बैटल है, बैटल ऑफ बुरदावन, वो जीत जाते हैं। अगर देखो इनके बारे में बहुत डिटेल में अपने को जानने की जरूरत नहीं है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं बता दूं। वो सीधा रूलर पूछेगा, वो बोलेगा अली वर्दी खान बताओ कि कहां का रूलर था, कहां का नवाब था, तो सीधा बोलोगे बंगाल का था। ऐसे ही वो मुर्शीद कुली खान का भी पूछता, आप पेपर में उठा के देखो क्वेश्चन वो कैसे पूछता है ना, तो सीधा बोलोगे कि ये भी बंगाल का था मुर्शीद कुली खान। फिर इसके अलावा मीर जाफर की बात कर लो, है ना, या फिर मीर कासिम की बात कर लो, ये सारे भी बंगाल के थे। तो आपको बंगाल के नवाब के बारे में और कुछ कुछ नवाब हैदराबाद के बारे में पता होना चाहिए। वो सीधा बस यही पूछता है कि ये कहां के थे, तो वो अगर नहीं पता होगा तो फिर आप बता नहीं पाओगे। मैंने तो उल्टा आपको ज्यादा ही बता दिया। फिर देखो कि 1757 से 1760 के बीच में यहाँ पे मीर जाफर रहता है। इससे पहले कौन होता है? इससे पहले जो है ना 1756 से 57 के बीच की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना, तो ये तो अली वर्दी खान के बाद कौन बन रहा है? सिराज उद्दौला बन रहा है। अब सिराज उद्दौला के टाइम पे ही जो है बैटल ऑफ प्लासी होता है, और ये जो मीर जाफर है इसी का कमांडर, ये यहाँ पे अगेन जो है बिट्रे कर रहा है। किसको कर रहा है? सिराज उद्दौला को। सोचो वो 300-400 अंग्रेज है ना, वो कहां से 10-20 हजार लोगों को मुकाबला कर लेंगे। लेकिन जब आपकी सेना ही नहीं लड़ेगी उनके साथ तो क्या हो गया? तो राजा मरेगा ही ना, सिंपल सी बात है ना। तो ये जो सेनापति ही जब हक देंगे तो सिंपल सी बात है वो क्या करेगा, सामने वाला राजा क्या कर लेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है कुछ दुष्ट कुछ लोगों ने बिट्रेयल किया, जिसकी वजह से
आगे चल के कई सौ साल तक जो है भारत को इस चीज का सामना करना पड़ा इन दुष्टों की वजह से, ठीक है। अल्टीमेटली ये पपेट बन के रह गए थे ब्रिटिशर्स के। और जब ये बात जो है मीर कासिम को समझ में आती है, ठीक है, वो भी इसी का ही सन इन लॉ है, मीर कासिम को ये बात जब समझ में आती है तो वो जो है विद्रोह करने की कोशिश भी करता है। तो आगे चल के जो आपको वो बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो शुजा-उद-दौला और जो शाह आलम है उन दोनों की हेल्प ले रहा होता है, ठीक है, यानी कि मुगल्स की और औध वालों की हेल्प लेता है, लेकिन फिर भी जो है अंग्रेजों को हरा नहीं पा रहा है। तो वो चल के हम देखते हैं उसने एक आखिरी अटेम्प्ट जरूर दिया था, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट दिया था, लेकिन नहीं कर पाया भाई, है ना। तो 1760 से 1763 के बीच में ये रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अंग्रेज की मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ प्लासी की, वो मेन किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, है ना। किसके खिलाफ किया था? सिराज-उद-दौला के खिलाफ किया था। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। सन 1756-57 के आसपास की बातें हैं। चलो, मैंने बंगाल वाला मेजर बता दिया, अब मैं थोड़ा सा हैदराबाद का भी बता देता हूं, है ना। तो हैदराबाद की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो कि ये किताब में मैंने वैसे बहुत डिटेल में लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना। मेजर इसका मैं बता देता हूँ, एक जो जिसके बारे में पूछा जाता है यह है उस्मान अली खान, ठीक है। एक आसफ जहाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आसफ जहाँ इन्हीं का रूलर है। फिर ऐसे ही आसफ जहाँ 1, 2 ऐसे करके कई आए हैं, बट मैं आपको ये पूरा का पूरा मैंने किताब में डिटेल में लिख दिया है, आप किताब में से पढ़ लेना, ठीक है। तो इनका एक आखिरी का रूलर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है, उस्मान अली खान के बारे में। ये देखो, इसका जो टाइम पीरियड चलता है बहुत लंबा चलता है, 1911 से 1948 के आसपास का। और यही वो टाइम है जब भारत आजाद भी हुआ। आजाद कब हुआ? 1947 में हुआ है। और यहाँ पे जो है आप देखिए कि हैदराबाद के पास ऑप्शन था कि वो किसी को भी चूज कर सकता है एक तरह से, है ना। उन्होंने जो है बेसिकली जो हिंदुस्तान पूरा का पूरा बना था इंडिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैंने बोला ना, ऐसे ही पटियाला वाले महाराजा का हो गया, इनका हो गया, इन सबके पास, पंजाब वालों पेप्सू जिसको बोलते थे, है ना, उनके पास भी ऑप्शन है, हैदराबाद वालों के पास भी ऑप्शन है। अब ये यहाँ पे जो है अल्टीमेटली आप देखिए कि अगर हम पंजाब वाला भी देखते हैं एरिया, तो सरदार पटेल ने जो है वहाँ पे बेसिकली डिफेंस का यूज करके जो है उसको अपने अंडर किया। और अगर मैं हैदराबाद का देखता हूँ तो ये भी एक तरह से मिलिट्री एक्शन के साथ ही अपने अंडर किया गया है। यानी कि यहां पे अगर अंग्रेज रहते तो इनको जरूर फायदा मिलता, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये आखिरी ही निजाम यहां पे घोषित हुआ है और अल्टीमेटली जो है इनको अगर एक और नाम बोला जाए तो बहादुर आसफ जाह 7 भी एक तरह से बोल सकते हैं। मैंने बोला ना, वो आसफ जाह से स्टार्ट होके वो 1, 2, 3 ऐसे चलते रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब मैं थोड़ा सा जागीरदारी सिस्टम वगैरह का जो है ये भी एक ब्रीफ आउट दे देता हूं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी दोस्त, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। नहीं, ये जो है वीडियो साथ के साथ हो जाएगी। ये एक्चुअली पेड सेशन के लिए मैं बना रहा था, तो मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं बस। ये तो इसको छोड़ो मत, इसको कर लो कवर, फिर बाद में आप बोलोगे कि मेरे को दे दो, ये मैंने पढ़ा नहीं, वो पढ़ा नहीं, ठीक है। ये क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टेरिटरी टू द नोबल्स फॉर देयर सर्विसेज टू द स्टेट। सिंपल सी बात है कि किसी को बंदे को पैसा ना देके, है ना, एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाए। जैसे हमने बोला था ना, इक्ता वगैरह का सिस्टम हमने पढ़ा था, और खिलजी ने क्या स्टार्ट किया था? बिस्वा सिस्टम। ऐसी इसने जो है यहाँ पे जागीरदारी सिस्टम लगभग मुगल्स में यही होता था। तो वहां से जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज आप रख के आगे जो है बादशाह को दे देंगे, इस तरीके से। यानी कि बादशाह उसको पैसे ना देके जागीर दे देगा एक तरह से, ये आप समझ लीजिए। और वहां से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर इट वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। ये भी आप ध्यान रखना कि मनसबदारी सिस्टम आपको याद है अकबर के टाइम में टोडरमल ने स्टार्ट किया था, तो उसी का ही एक इंटीग्रल पार्ट जागीरदारी सिस्टम था। फिर वहीं पे जो जमींदार हैं, इनका जो है हेरिडिटरी राइट बन गया था ओवर द प्रोड्यूस लैंड एंड क्लेम्ड एज डायरेक्ट शेयर इन द पीजेंट्स प्रोड्यूस। वही मैंने बताया ना कि हेरिडिटरी का मतलब है कि ये, जैसे मान लो कि आज तुम्हारे दादा ने ये काम शुरू किया, तो फिर उसका जो है बेटा, फिर उसका बेटे का बेटा, ऐसे करके जो है सिस्टम चालू रहेगा। यानी कोई दूसरा उसमें नहीं घुस पाता था। तो इस तरीके से जो है जमींदार बनते जाते थे। हमने कई बार सुना भी होगा ना कि जमींदार से लोन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसने उसकी जमीन हड़प ली, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सब यहाँ पे वही चीज है, ये है ना, सारा का सारा सिस्टम। अब यहाँ पे देखो कि जितना भी पीजेंट उगाता था उसमें 10% से लेकर 25% तक कितना भी शेयर हो सकता था एक जमींदार का। और ऐसे ही पीजेंट्स का बहुत ज्यादा शोषण होता था। अल्टीमेटली ये जो है ना जमींदारी व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा टॉर्चरस साबित हुई, है ना, आगे चल के, बट उसके अंदर अभी नहीं घुसते हैं। और इट इज द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टेरिटरी टू द नोबल्स। ये तो मैं समझा ही चुका हूं। अगर कोई पेपर में सीधा सीधा डेफिनेशन बोल देगा तो ये मैंने बता ही दी ना कि सीधा पैसा ना देके एक लैंड का टुकड़ा दे दिया और उसके रेवेन्यू में से शेयर दे दिया, इसी को बोलते हैं जागीरदारी सिस्टम, है ना। और इंटीग्रल पार्ट किसका है? मनसबदारी सिस्टम का। चलो, इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैं बात करता हूं मुगल एम्पायर की। तो आप देखिए कि जैसे दीवाने आला या
वजीर जो होता है ये क्या हो गया, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पैसे वाले डिपार्टमेंट का हो गया दीवाने आला या दीवाने वजीर, ठीक है। फिर मीर बख्शी जो होता है वो हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में अलग अलग लोगों का देखा ना, ऐसे ही यहाँ पे भी देखने की अलग अलग लोग को क्या बोलते थे, इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मीर समन जो है इंचार्ज ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड हो गया, है ना, जो शाही महल के अंदर जो शाही काम है वो यही देखेगा, पूरे का पूरा हैंडल करेगा, है ना, एक तरह से शाही मैनेजर टाइप मान लो। फिर बरीद तो इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गए, ये तो आपको पता ही है, मैंने 10 बार बता दिया। वगिया नवीस जो है वो रिपोर्टर हो गए वहां टाइम, उस टाइम के। काजी जो हो गए वो जुडिशियल डिपार्टमेंट, काजी हो गए, मौलवी हो गए, लगभग ये आप सारे देखेंगे तो जुडिशियल डिपार्टमेंट के ही होते थे, है ना, कोर्ट वाले हो गए। फिर सदर उल सदर जो हो गए इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस एंडोमेंट्स हो गया, ठीक है। फिर मुतासदी जो हो गया गवर्नर ऑफ पोर्ट हो गया। मुकद्दम जो होगा, ये मुकद्दम नहीं होगा, ये मुकद्दम क्यों आएगा, हेड ऑफ विलेज हो गया, ठीक है। इसके बाद पटवारी का नाम तो आज भी आपने सुना ही होगा, अकाउंटेंट ऑफिसर, है ना, सबसे छोटा रेवेन्यू ऑफिसर पटवारी ही होता है, आज भी आपने सुना होगा, गांव में बहुत सारे लोग पटवारी भी लगते हैं, है ना। फिर तैनते रकाब जो है रिजर्व फोर्स को बोलते हैं। टकावी के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया, है ना। किसने टकावी स्टार्ट किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, टकावी लोन किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये लोन होता था एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए, या कहीं पे कुछ आपदा आ गई तो सस्ते दरों में जो है उसको दे दिया जाता था टकावी को, या फिर कहीं पे लैंड बंजर है तो टकावी दे दिया जाता था, है ना। तो लगभग सभी मुगल्स ने इसको यूज किया है, लेकिन स्टार्ट किसने किया था मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैंने पढ़ाया है, अगर आप में से कोई बच्चा बता पाए तो, ठीक है, जल्दी बताओ। क्या बताओ बताओ जल्दी से कि टकावी लोन किसने स्टार्ट किया था, मैंने पढ़ा के आ रहा हूं, ठीक है। फिर मेरवाड्स क्या होता है, पोस्टल रनर्स हो गया, बैनिक हो गया, लोकल ट्रेडर्स, बिटिकजीज हो गया, क्लर्क्स, ठीक है। ये मेन मेन हैं, अगर इसको पढ़ना चाहे पढ़ लो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, ठीक है। चेहरा तो डिस्क्रिप्शन हो गया, चेहरा और हुलिया, है ना, कि पूरे के पूरे सोल्जर का डिस्क्रिप्शन लिखते थे, फोटो तो होती नहीं थी तो इसी तरीके से लिखते थे। फिर गुरिल्ला वारफेयर पद्धति का आपको पता है ना, जिसके अंदर जो छुप के एक तरह से वॉर किया जाता है, चाहे वो जंगल में भी छुप सकते हैं, कहीं अलग अलग जगह पे छुप सकते हैं, है ना, और बेसिकली दुश्मन की पकड़ में नहीं आते हैं। फिर रक्स क्या होता है, रक्स डांस होता है, और मैंने बोला था, है ना, एक रकासा से किसने शादी की थी, जहादर शाह ने की थी, और डांसर को जो अपनी क्वीन बना लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, बिल्कुल अकबर ने नहीं किया था, जितने भी लोग अकबर बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। अकबर ने किया था इसको प्रमोट, लेकिन स्टार्ट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम हुआ था, स्टार्ट जो है तुगलक ने किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो अपना अजमेर शरीफ चिश्ती है ना, उनकी दरगाह पे सबसे पहले कौन सा बादशाह गया था, तो मेरे को बताओ कि कौन गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, बताओ उसका नाम क्या था, ठीक है, बताओ जल्दी से आप लोग। लगभग हम एंडिंग की तरफ ही है मेरे ख्याल से, है ना, हाँ ठीक है, अभी कुछ चीजें और रह गई हैं। अकबर ने नहीं किया था, जितने भी लोग बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल अगले का उत्तर भी मोहम्मद बिन तुगलक ही है। चिश्ती की दरगाह पे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जब गया था तो उसके बाद वो बहुत फेमस हो गई थी चिश्ती की दरगाह, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये अभी अभी लेटेस्ट में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अब मैं थोड़ा सा और चीजें आपको बता देता हूं। आप देखिए कि जब अब्दाली का टाइम है, फिर अब्दाली के बाद ही जो है उसी के सक्सेसर्स जो होंगे, जैसे जमन शाह वगैरह होंगे, है ना, तो उस टाइमों की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे आप देखिए कि उनके साथ जो है ना, एक तरह से, है ना, वो इस तरफ है पूरे का पूरे अफगानी एरिया में, और इस तरफ जो है पंजाब अपना पूरा का पूरा एक एरिया क्रिएट करता है। पंजाब में कौन है इस वक्त, महाराजा रंजीत सिंह है। वैसे पहले क्या होता था, मिसल्स होती थी छोटी छोटी, तो मैं इसको अलग से कहां बताऊंगा, यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, एक छोटी सी कहानी है। तो यहां पे आप देखिए कि इनका जो है, इनके साथ युद्ध होता है अफगानियों के साथ, ये समझना है आपको। और इनका जो बहुत बड़ा कमांडर है, कमांडर का भी मैं नाम लिख देता हूं, जिसकी वजह से मैक्सिमम युद्ध जीत रहे हैं। कमांडर कौन है, हरि सिंह नलवा, ठीक है। अब देखिए कि जो आप इन्होंने जो है ना, ये वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन कभी पूछा गया तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा लगभग, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं तो फिर अलग से इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसको कोई सेंस नहीं बैठता है। तो अब आप देखिए कि इनका ही, अगर इनकी कोई मिसल पूछ लेगा कि कौन सी थी, तो इनकी मिसल का नाम है सुकर चकिया मिसल, ठीक है। मिसल कौन सी है इनकी, मिसल मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप होते थे, इन्होंने सबका घान करके सब कुछ सेंट्रलाइज किया था, एक सेंट्रल पावर पंजाब को बनाया था। तो इनकी जो मिसल है वो सुकर चकिया मिसल है, सुकर चकिया मिसल, ठीक है। मिसल मतलब एक छोटे छोटे ग्रुप होते थे, छोटे छोटे स्टेट्स बना लिए थे पंजाब के अंदर, सबको जो है एक कंपाइल करके एक एम्पायर बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा अगर मिसल्स के अलावा हम बात करते हैं तो इनके बारे में पूछ सकते हैं, इनके दादा का नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि अब्दाली जो है ना, अब्दाली का पोता और एक तरह से चड़त सिंह का पोता, है ना, दो लोग के पोते एक तरह से आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके दादा का नाम अगर कोई पूछ ले तो सरदार चड़त सिंह हो गया। और मम्मी का नाम पूछ लेगा कोई, मम्मी का कह रहा हूं, पापा का नाम पूछ लेगा तो फादर कौन हो गए, महान सिंह या महासिंह या महान सिंह,
ठीक है दोस्त, ये हो गया। और कोहिनूर हीरा अफगानियों से कौन छीन रहे हैं? यही छीन रहे हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। इसके अलावा अमृतसर की ट्रीटी के बारे में भी हम बात करेंगे, जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं बताऊंगा वहां पे अमृतसर की ट्रीटी के बारे में भी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे मराठाओं का सपना था अटक टू कटक का, तो ये जो इस तरफ का एरिया है ना, यहाँ बेसिकली अटक टू कटक की जो मैं बात करता हूँ, बेसिकली नीचे मराठा से लेके ऊपर तक की है ना, अफगान के बाउंड्री टचिंग की मैं बात करता हूँ, उसको अटक टू कटक कह देते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे एक एरिया बनता है पेशावर का, ये इतना ईजी नहीं था जीतना। यहाँ पे जो भी जीतता था वो तख्ता बार बार पलट होता था। तो यहाँ पे इनके जो सबसे बड़े कमांडर हुए हरि सिंह नलवा, उन्होंने ये पूरा का पूरा एरिया जीता था, अफगानिस्तान को लगभग जीत लिया। और उसके बाद आप देखिए कि अफगान लोग, आपने देखा होगा सलवारें पहनते हैं, तो इन्होंने अपने कोर्ट में बुलवा के उनको है ना एक खौफ क्रिएट करने के लिए सलवारें पहनाई थी, क्योंकि औरतों पे हाथ नहीं उठाते ना, इसलिए। तो ये एक उससे भी आप देखिएगा, अफगानी लोग सलवारें पहनते हैं, आपको दिखेंगे वो आज भी सलवारें पहने जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका ट्रेडिशन है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो किस लिए पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज, इनके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। चलो, इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में भी बता देता हूं। एक तो देखिए कि अल बरूनी आए थे 1024 से 1030 एडी के अराउंड का इनका टाइम है, और किसके साथ आए हैं और क्या लिखा है ना, अल बरूनी आए हैं आपका गजनी के टाइम के हैं, है ना। और साथ में इनका अगर रियल नाम बोलेंगे तो अबू रेहान महमूद है, और साथ में आप देखिए कि गजनी के टाइम में महमूद ऑफ गजनी जब आया था तो उसी के ड्यूरेशन के हैं। और किताब उल हिंद, ये बार बार पेपर में आता है, या तहकीक हिंद, ये किताब जो है इन्होंने अरबी भाषा में लिखी है। इसकी भाषा भी पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि ये बंदा है कहां से था, जो ख्वारिज्म से था। ख्वारिज्म कौन सी जगह कहां पे पड़ती है? उज्बेकिस्तान में, है ना। अगर बाबर का मैं बात करता हूं तो बाबर कहां से था? वो भी उज्बेक था, उज्बेकी ट्राइब भी तो थी वहां पे, तो उज्बेकिस्तान से था, ये भी उज्बेकिस्तान से ही था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हमेशा यही क्वेश्चन आता है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद के बारे में। तो ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए कि ये तो सेम ही हो गया, और क्या लिखा है इसने? अच्छा, इसने कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी लिखी हैं, ये आप पढ़ लेना, एक इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इब्न बतूता के बारे में, वैसे तो मैंने तुगलक के अंदर भी ये कवर कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि पागल राजा है, उसी के कोर्ट में जो है इब्न बतूता आया था, और इसको चीफ काजी ऑफ दिल्ली भी बनाता है, यानी कि एक तरह से जज भी बना देता है। काजी का मतलब हो गया जज, तो चीफ जज जो है इसको बनाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है। और इवन चाइना के अंदर भी एक एमिसरी के तौर पर भेजता है। अगर कोई पूछ ही ले कि चाइना के अंदर किसको एमिसरी के तौर पर भेजा था, तो इब्न बतूता को ही भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, चाइना के साथ ट्रेड पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और ये जो किताब लिखता है वो लिखता है रहला, और इसी किताब से हमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कारनामों के बारे में पता लगता है कि वो कितना ज्यादा पागल था, है ना। तो ये पैसा भी उससे लेता रहा और बाद में किताब में भी ऐसी चीजें लिखता रहा, बताओ। चलो इसके बाद जो है ही टोल्ड अबाउट कोकोनट एंड पान। कई बार ऐसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसने अपनी रहला बुक में ना कोकोनट और पान के बारे में लिखा है। ये मुझे लग रहा है अभी जो है ना लेटेस्ट का ही 2024 में क्वेश्चन आया है एक, कि कोकोनट और पान के बारे में किसने लिखा है। तो ये अगर कोई पूछ ले तो रहला किताब में लिखा है इसने, ठीक है भाई। आजकल एग्जामिनर हो गया पागल, ये कुछ भी पूछता है, तो इसलिए मैंने वो भी ऐड ऑन कर दिया ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, ठीक है। अच्छा चलो, निकोलो डी कॉन्टी की मैं बात करता हूं, 1420 से 1421 एडी के आसपास का इसका टाइम है। वेनेशियन ट्रैवलर, वेनेशियन मतलब कि वेनिस, वेनिस से आया है ना एक तरह से। वेनिस कहां पे? इटली में, तो इटालियन ट्रैवलर एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। इसने किसके बारे में लिखा है? विजयनगर किंगडम के बारे में लिखा है। फिर जियाउद्दीन बरानी के बारे में तो देखो मैं पूरा आपको बता के भी आया हूं। जियाउद्दीन बरानी तो बहुत लंबे समय तक चला था, है ना। तो इसने जो लिखा है तारीख है फिरोज शाही के बारे में लिखा है, यानी फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। जियाउद्दीन बरानी के बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आया हूं मैं। इसके बाद अब्दुल रजाक की बात करते हैं, 1443 से 1444 एडी के आसपास का इसका टाइम है, जो भारत के अंदर है। और ये किसकी कोर्ट में था? तो ये कैलिकट के जमोरिन की कोर्ट में आया था, ठीक है। और ये क्या था? पर्शियन ट्रैवलर था, अगर कोई पूछ ले। और इसने भी अपने अकाउंट में जो विजयनगर किंगडम के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो यहां से ही तो हमें एक्चुअली भारत के राजाओं के बारे में पता लगता है, जो फॉरेन ट्रैवलर आ के अपनी किताबों में लिखते गए। ये मेडाइवल के बता रहा हूं सिर्फ मैं, ठीक है। तो एंशिएंट के तो मैं बता चुका हूं पहले आपको, ये मेडाइवल के हैं सिर्फ। तो डोमिंगो पेस जो है, ये 1520 से 1522 एडी का इनका टाइम है। ये है पोर्टुगीज ट्रैवलर, और ये किसकी कोर्ट में जा रहे हैं? कृष्णदेव राय की कोर्ट में जा रहे हैं, जो कि विजयनगर किंगडम के। ये पूछे तो आप बता सकते हो। लगभग मैंने मैक्सिमम चीजें आपको, जो जितने छोटे छोटे टॉपिक होते थे ना, वो लेटर मुगल के साथ जोड़ के ही बता दिए, ताकि आपको इधर उधर उन टॉपिक्स के लिए भटकना ना पड़े, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि अब हर टॉपिक को हम अलग से कवर करेंगे तो वो कोई सेंस नहीं बैठती है, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। तो इसलिए जितने भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उन लेस इंपॉर्टेंट में भी जो काम की चीजें हैं, आप समझो कि टॉपिक तो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो
खास खास मक्खन मक्खन है ना, कि जहां से एग्जामिनर हिट कर सकता है क्वेश्चन, वो सारी चीजें जो है आज 1-1.5 घंटे की क्लास में हमने कवर कर ली है। यानी कि आपको अब इन टॉपिक्स के लिए ना 10 लोगों के वीडियो देखने की जरूरत नहीं, या 10 लंबी मैराथन्स देखने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं जो आ सकती है पेपर के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स में जाना है तो ये हमारा पेड कोर्स है। यही जो चीजें मैंने पढ़ाई है ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने अपने पेड कोर्स में भी डाल रखी है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो वो वहां से पढ़ सकता है। जीके का रामबन 2.0 बैच है, प्री प्लस मेंस के लिए ये सारी की सारी चीजें, इसमें वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब कुछ हम दे रहे हैं। और जैसे आप टेक्स्ट बुक का पास देखते हैं कि उसमें एक ही पास में आपको मैक्सिमम सभी एग्जाम्स के पेपर मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के, हमने भी इसके अंदर सारे के सारे पेपर ऐड कर दिए। तो जैसे ही आप बैच लेंगे, साथ के साथ इनबिल्ट आपको जो है वो सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, यानी कि अब आपको शायद टेक्स्ट बुक का पास भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो है वैसे तो 1199 प्राइस है, लेकिन आप रिपब्लिक कोड या बसंत या राम, ये 3 कोड ही हमारे हैं जो मैक्सिमम है। जो भी इनमें से कोड यूज हो जाएगा आपका, है ना, जो भी लग जाएगा, जिससे भी डिस्काउंट मिलता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां से जो है एक अच्छा खासा डिस्काउंट लेकर आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आपको ये सारा का सारा कंटेंट चाहिए कि लिखित रूप में मिल जाए, आपको लिखना ना पड़े, तो ये हमारी 2 किताबें हैं। जो इंग्लिश की किताब है हमारी, ये लगभग खत्म है। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, हिंदी की तो फिर भी पढ़ी है 500-600, लेकिन ये जो इंग्लिश वाली है ना, ये केवल 150 के आसपास ही किताब पड़ी हुई है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे, बाद में ये किताब थोड़े लंबे समय के बाद ही आएगी। मैं अभी थोड़ा सा फ्री रखूंगा अपने आप को किताबों से, क्योंकि किताबों का काम जो है ना वो सच में बहुत हेक्टिक है, तो मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगा। तो जितने भी लोग हमसे पढ़ते हैं, वो ये रिक्वेस्ट है कि भाई अभी लेकर रख लेना, इनको बाद में नहीं मिलेंगी, फिर आप परेशान होते रहोगे, फिर आप मेरे को बोलोगे कि नहीं नहीं सर किताब दे दो, और मैं आपको किताब नहीं दे पाऊंगा उसके बाद। मैं क्लियर कट आप लोग को 10 बार हर वीडियो में यही बात बता रहा हूं, क्योंकि वो खत्म ही हो रही है, इसीलिए मैंने बोला है। और इंग्लिश वाली तो लगभग खत्म ही है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। तो इंग्लिश में ये जो है हर चीज जो है हमने डिटेल में स्टडी कर रखी है यहाँ, तो आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई भी चीज आप पढ़ो, हर चीज जो है डिटेल में बहुत शानदार तरीके से, आप देखो सन 57 की क्रांति को भी बहुत अच्छे से समझा है, हर चीज को इस किताब में अच्छे से समझा रखा है। तो इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा देख लेता हूं फटाफट से, कल और परसों क्लास नहीं होगी, मंडे ट्यूसडे कोई क्लास नहीं होगी। मैं उसमें क्या करूंगा, कंपाइलेशन दे दूंगा आपको, है ना, कोशिश करूंगा एंशिएंट हिस्ट्री की कंपाइलेशन दे दूं, और एक जो पूरी की पूरी मेडाइवल है इसकी भी कंपाइलेशन देने की कोशिश करूंगा, है ना। तो पूरी की पूरी एक ही जगह ऐड कर दूंगा, ताकि आपको 10 वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो के अंदर आपको कभी भी देखना हो तो एक ही वीडियो देख लो, है ना। तो वो करने की कोशिश करूंगा, उससे इजी रहेगा। दूसरा एक और चीज आपको करनी है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, कि अपकमिंग बहुत सारी क्लासेस हमारी जीवी कक्षा चैनल पे होंगी। इस चैनल को आपको फॉलो करना है। इसका लिंक जो है ना, ये मैं आपको दे दूंगा, अभी शेयर कर देता हूं आपके साथ ही, ठीक है। तो अभी शेयर कर देंगे तो सही रहेगा, मेरे को लग रहा है। बाद में फिर आप जितने भी लोग लाइव हो, बस 1 सेकंड मेरे को दीजिए, मैं अभी इस चैनल का लिंक जो है शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। फिर मैं आपके कमेंट्स भी लेता हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हो प्रभु, इसकी कोई वीडियो शेयर कर देता हूं, जिससे मुझे लगता है कि फिर आपको वो चैनल मिल जाएगा, क्योंकि अभी जब आप लोग सर्च करेंगे ना, तो उससे जो है आपको फायदा मिल जाएगा। ये मैं एक चोला एम्पायर की वीडियो है, इसको टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ठीक है। ये डाल दी है अभी। तो जितने भी लोग हो, फटाफट से ना अभी जाके इसको पहले कर लो सब्सक्राइब। ये रहा, ये चोला एम्पायर की कंप्लीट वीडियो मैंने डाली है, ठीक है, इस चैनल पे, जीवी कक्षा चैनल पे। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं डालता रहूंगा, बहुत सारी कंपाइलेशन भी डालूंगा, और हो सकता है अपकमिंग में जितनी भी क्लासेस हम लाइव लें वो इसी चैनल पे लें, ठीक है। क्योंकि मेन चैनल पे क्या रहता है कि अब बहुत ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, वो बहुत ज्यादा भर रहा है, तो लोगों को पता नहीं लग पाता। तो उसमें मेन कंटेंट डालेंगे, और यहाँ पे जो है रेगुलर की क्लासेस चलती रहेंगी हमारी। तो इसको फॉलो करके रख लेना, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सपोर्ट रखिएगा पूरा, और जितनी भी मेरी मैराथन वीडियोस है उनको शेयर जरूर कर दिया करो। और इस चैनल का लिंक, जितने भी लोग हो भाई, इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करो बाकी दोस्तों तक, ताकि यहां पे मेरे को ना मैक्सिमम जनता चाहिए, जो हमारी जितनी भी एक्टिव ऑडियंस है ना, मुझे इस चैनल पे चाहिए है। इतना काम, इतनी सपोर्ट तुम्हारी तरफ से चाहिए, ये कर दो, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय।